सो नेक्स्ट आपका आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन अम्पायर। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन अम्पायर का क्या सीन था, मतलब रशियन अम्पायर तो आपकी जो रशियन अम्पायर थी वो कैसी थी, एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या रीजंस थे जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ, वॉज ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस, और दो अलायंस के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका ब्रोक आउट हुआ। एक सेंट्रल पावर बन गई थी जिसमें थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। दूसरा बन गया था आपका अलाइन पावर जिसमें थे आपके फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड रोमानिया। सो ये 3 कंट्री और इधर 5 कंट्री जो थी दोनों की दोनों आमने सामने थी। तो इसका रशिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा, रशियन अंपायर पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर। स्टार्टिंग में तो यही वॉर जो थी बड़ी पॉपुलर हुई एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकंड, और लोगों ने जो है जार निकोलस सेकंड के आसपास जो रैली वगैरह करना शुरू कर दिया। ठीक है, और काफ़ी पॉपुलर हुई, और वो जार से भी उनकी जो थी वो अपनी जो भी डिमांड्स थी वो सारी डिमांड्स भी वो चाह रहे थे। एज द वॉर कंटिन्यू, और इधर 1914 के बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी आपकी कंटिन्यू रही। द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा, और जार ने जो मेन पार्टी थी डूमा में यानी कि पार्लियामेंट में, उनको रिफ्यूज कर दिया, उनसे कंसल्ट करने से रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। इवेंचुअली द सपोर्ट वोर थिन, और जो मतलब बाकी लोगों का पार्लियामेंट की तरफ जो सपोर्ट था वो भी जो था वो कम होने लगा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, एंटी जर्मन जो जर्मन के खिलाफ थे वो सेंटिमेंट्स जो थे वहां पर रशिया में बहुत ज्यादा उजागर हो रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग जो थे ना वो एंटी जर्मन्स जो लोग थे उनके सेंटिमेंट्स जो थे वो अपने सेंटिमेंट्स दिखाने की बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे थे। जार को बता रहे हैं कि भाई हम बहुत परेशान हैं, हम पे अत्याचार हो ही रहा था अत्याचार, तो वो सारी चीज़ें वो बता रहे थे। एज कैन बी सीन इन द रिमेनिंग ऑफ एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग का जब रीनेम किया गया तो उसमें हमें ये चीज़ दिखाई दी कि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, एंटी जर्मन यानी कि जो जर्मन लोगों के खिलाफ थे। ठीक है, आज जर्मन नेम जो सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो की जर्मन नेम था, उसको चेंज करके एज पेट्रोग्रेड रख दिया जो कि रशियन नेम था। ठीक है, क्योंकि एंटी जर्मन लोग जो थे वहां पर बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया ना उजागर हो रहे थे, क्योंकि जर्मन के जो लोग वहाँ पर रशिया में जो रह रहे थे उनके ऊपर भी बहुत सारा, एक्चुअली देखा जाए उनके ऊपर भी बहुत सारा अत्याचार वगैरह ये सब किया जा रहा था। ठीक है, जारीना यानी कि जो मतलब जारिना बोला जाता था, राजा को, किंग को जैसे जार बोला जाता था, हमारे यहाँ जैसे किंग कहा जाता वहाँ पे जारिना। ठीक है, तो जारिना अलेक्जेंड्रा जर्मन ऑरिजिन, जारिना अलेक्जेंड्रा जो अलेक्जेंडर्स जो थे वो जो किंग था वो जर्मन ओरिजिन था, जर्मन का था, एंड हर पुअर एडवाइजर, और उसका एक बेवकूफ सा मतलब पुअर मतलब एक बेवकूफ सा एडवाइजर था, स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन। ठीक है, एक मॉन्क था रास्पुतिन, रास्पुतिन एक तरीके का मॉन्क मतलब कि वो फादर था मतलब, लेकिन वो जो था ना वो जादू टोना और इन सारी चीज़ों को बहुत मानने वाला था रास्पुतिन। ठीक है, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, और जिसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने इतना सारी चीज़ें रशिया में करी तो जिसकी वजह से ऑटोक्रेसी को लोग जो थे वो पसंद नहीं करते थे, और ऑटोक्रेसी जो थी वो धीरे धीरे अनपॉपुलर होती गई। ठीक है, अनपॉपुलर का यहाँ पर सेंस कहने का मतलब है ऑटोक्रेसी को लोग अब नापसंद करने लग गए थे। ठीक है, पहले भी नापसंद करते थे, अब और लोगों ने नापसंद, बिल्कुल वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ऑटोक्रेसी यहाँ पर आए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी रशिया के अकॉर्डिंग, रशिया के मैप के अकॉर्डिंग 2 फ्रंट पे चल रही थी, एक था आपका ईस्टर्न फ्रंट, दूसरा था वेस्टर्न फ्रंट। दोनों तरफ से जो है जो रशियन आर्मी थी वो वॉर जो थी वो दोनों तरफ से लड़ रही थी। ठीक है, अभी वेस्टर्न फ्रंट जो था आर्मी फोर्स फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, जो वेस्टर्न फ्रंट था रशिया का, वहां पे ट्रेंचेस बनाई हुई थी, यानी कि गुफाएं वगैरह बनाई, सॉरी ट्रेंचेस कह रही हूँ, बंकर्स वगैरह बनाए हुए थे, गुफाएं कह रही हूँ, बंकर्स बनाए हुए थे। वो बंकर्स बहुत दूर तक जाते थे, स्ट्रेच थे बहुत दूर तक, कहाँ तक, ईस्टर्न फ्रांस तक वो जो थे स्ट्रेच थे। ठीक है, जा रहे थे ईस्टर्न फ्रांस तक। और जो ईस्टर्न फ्रंट पे रशियन आर्मी जो लड़ाई कर रही थी वहां पर आर्मी मूव्स अ गुड डील एंड फोर्ट बैटल लीविंग लार्ज कैजुअलिटी। वहां पर डील्स जो अच्छी हो रही थी, यानी कि अच्छा लड़ रहे थे वहां पे, लड़ाई उनकी अच्छी चल रही थी, एंड फोर्ट बैटल्स बहुत अच्छी चल रही थी, लीविंग द लार्ज कैजुअलिटी। लेकिन वहां पर उस तरफ जो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई में इनकी रशिया की तरफ से जो है इनकी कैजुअलिटीज बहुत हो रही थी, यानी कि काफी जवान इनका आर्मी का जो था रशियन आर्मी का वो मारा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिफीट वर शॉकिंग एंड डीमोलराइजिंग, यानी कि जो रशिया की जो हार थी इसमें वो बहुत ही एक शॉकिंग चीज़ थी, और लोग जो थे वो इससे बहुत ही ज़्यादा डीमोलराइज हो गए। ठीक है, मतलब हताश हो गए और मतलब निराश हो गए, ये आप वर्ड्स इसमें यूज़ कर सकते हो, हताश, निराश, क्योंकि रशिया जो थी वो इसमें डिफीट्स हो गई, डिफीट्स वर शॉकिंग, इसकी जो हार थी वो बहुत ही शॉकिंग थी रशिया की। नेक्स्ट चलते हैं,
ना रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी, रशियन आर्मी जो थी बहुत ही बुरी तरह जर्मनी से हारी, एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916 से, बिटवीन इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया 1917 से 1916 के बीच में जितनी सालों तक ये लड़ाई चलती रही, ठीक है, देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाय 1917, और 1970 तक जो है रशिया की 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी, बहुत बड़ी कंट्री थी, इसलिए पॉपुलेशन भी बहुत थी वहां पर। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, यानी कि रशियन आर्मी ने क्या करी थी, अपनी ही देश की जो है उन लोगों ने क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दी, अपने ही देश के बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दिए, ताकि जो दूसरी जो दुश्मन आर्मी है वो उनकी जमीन से दूर रहे, तो अपने ही देश में उल्टा बेवकूफ से लोग अपने ही देश में उन्होंने नुकसान किया, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया, और जिसके वजह से क्या हुआ, फसलों और इमारतों के विनाश के कारण करीब 3 मिलियन रिफ्यूजी रशिया में आके बस गए, ठीक है, शरणार्थी जो थे वो वहां यहाँ पर रशिया में आ गए, यहाँ वहां से। द सिचुएशन डिस्क्रेडिट द गवर्नमेंट एंड जार, और इस स्थिति की वजह से सरकार को और जार को जो है बहुत ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदनाम हुए, क्योंकि सरकार थी जार की, ठीक है, जार जो चाहता था वो सरकार करती थी, जो भी गवर्नमेंट थी उस समय, पता नहीं कौन कौन सी तो गवर्नमेंट थी रशिया में, ठीक है, कभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो रही है, कभी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिटिक्स में जा रही है, कभी पार्लियामेंट बन रही है, कभी खत्म हो रही है, मतलब रशिया में ये सब ड्रामे चलते ही रहे। फाइनली जब तक जो है रशिया यूएसएसआर नहीं बन गया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, जब तक ये नहीं बन गया तब तक ये सारी जो है ना बेवकूफ़ सी चीज़ें रशिया के लोग करते रहे, ठीक है ना। तो वहाँ पे जार की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जार की है, जो जार कह रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो कह रही है वो जार कर रहा है, दोनों के दोनों सब एक जैसे। वही फ्रांस वाला ही रूल जो जहाँ था ना, रूल चल रहा था सब जगह, पूरे यूरोप में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही था, फ्रांस में भी यही था, जो जार लुई 16 कहते थे वो वहाँ के चर्च के लोग करते थे, वहाँ की गवर्नमेंट करती थी, क्योंकि जार की ही किंग लुई 16 की ही क्योंकि गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और जार ने, किंग ने जो कुछ भी किया उसके वजह से किंग और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए, क्योंकि सोल्जर्स जो थे वो इस तरीके का युद्ध जो था वो नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक है। नाउ सिवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडस्ट्रीज पे। रशिया जो थी उसकी खुद की इंडस्ट्रीज जो थी वो वैसे ही रशिया में बहुत कम थी, फ्यू ही नंबर थी, बाहर के लोगों ने जो है इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी, रशिया में इन्वेस्टमेंट किया था, अदर कंट्रीज, मतलब अदर रीजन के लोगों ने, कंट्रीज तो नहीं थी उस समय, अलग अलग अदर रीजन्स ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी रशिया में बनाई थी। कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लाईज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन, कंट्रोल बाय द ऑफ द बाल्टिक सी, जो बाल्टिक सी था उस पर जर्मन का कंट्रोल था, तो जिसकी वजह से रशिया में जो औद्योगिक आपूर्ति वस्तुओं की जो है के कारण, देश की औद्योगिक वस्तुओं के अन्य आपूर्तियों के कारण जो था वो देश पूरा का पूरा रशिया जो था कट गया था। वहां पर जो है जो औद्योगिक वस्तुओं की जो आपूर्ति होनी थी, जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वस्तुएं यानी कि गुड्स, जो गुड्स रशिया में पहुंचने चाहिए थे वो रशिया में गुड्स नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि बाल्टिक सी पे जर्मन का कंट्रोल था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो थे रशिया के धीरे वो डिसइंटीग्रेट होते जा रहे थे, खराब होते जा रहे थे। 1960 में रेलवे लाइन बिगेन टू ब्रेक डाउन, 1960 में रेलवे लाइन जो थी वो खराब हो रही थी, टूटती जा रही थी। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर, और वो जो बहुत ज्यादा सक्षम लोग थे उनको अब बुलाया जा रहा था रशिया के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, वॉर मतलब अपनी तरफ से वो लड़ता ही जा रहा था आगे तक। नाउ देयर वर शॉर्टेज ऑफ अ लेबर की शॉर्टेज हो गई, स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन, और जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, छोटी छोटी दुकानें थी, जो एसेंशियल चीज़ें, दुकानें नहीं, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज थी, बहुत छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, जो एसेंशियल डेली की रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें जो थी, जो बनाती थी, वो भी धीरे धीरे शट डाउन होने लगी, बंद हो गई सारी की सारी वर्कशॉप जो लोगों के एसेंशियल गुड्स डेली के यूज़ की चीज़ें बना रही थी, ठीक है। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी विच रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी रशियन गवर्नमेंट और किंग जो था वो जितना भी ग्रेन था वो आर्मी को भेज रहा था, ताकि आर्मी खाए पिए और खूब सक्षम हो और लड़ाई लड़े, ठीक है, जिसके वजह से पूरे रशिया शहर में फूड की शॉर्टेज हो गई। दैट वाई विच इट्स रिटन ओवर हियर विच रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज। बाय द विंटर 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन, और 1916 तक जो थे, क्योंकि वॉर अभी चल रही थी, वॉर के इम्पैक्ट आ गए हमारे पास कि क्या क्या इम्पैक्ट जो थे वॉर के हो रहे थे। अब 1916 के विंटर्स में, मतलब सर्दियां आ गई, 1916 चल रही है, वॉर चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, 1917 में बंद हुई, ठीक है। तो ब्रेड के जो रेट्स थे, यानी कि ब्रेड वहां पर खाई जाती है, आटे की, वीट की ब्रेड बनती है, डिफरेंट तरीके की ब्रेड बनती है, हम लोग जैसे चपातीज या रोटीज खाते हैं उस तरीके की वहां नहीं खाई जाती। वहां क्या ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज में हमारी जैसी चपातियां इस टाइप का नहीं खाया जाता, ब्रेड खाई जाती है। तो ब्रेड जहां पर बनती थी उन शॉप्स पर जो थे अब राइट्स होने लगे, राइट्स यानी कि दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें जो थी वो होने लग गई थी, ठीक है। Okay, so here now this topic is yours going to be complete. Now the next question is for you and you have to write it on the comment section कि इस question का answer क्या है. In the World War First,
which started 1914. Russia fought against Britain, France, Germany, Austria, America और all of the above. प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से मुझे लिख के बताइएगा फटाक से, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है, व्हेन वाज सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टीज फॉर्म्ड इन रशिया? 1900 में, 1914 में, 1960 या 1980 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी, तो कब बनी? ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा। सो वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आप मुझे साथ में ये भी बताएंगे कि जो है आपको चैप्टर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल फॉर श्योर। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट पार्ट है ये, वैसे ये पार्ट 3 है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का बना हुआ है। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड पेट्रोग्रेड, यानी कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, एंड पेट्रोग्रेड की क्या प्रॉब्लम थी। पेट्रोग्रेड बेसिकली आपका रशिया की कैपिटल था, जो कि अर्लियर टू बी कॉल्ड एज सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ पे कंडीशन पेट्रोग्रेड जो कैपिटल थी उसकी कुछ बहुत खासा अच्छी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक के अंदर की चीजें। नाउ इन विंटर ऑफ 1917, यानी कि 1917 की जो सर्दियां थी, वहां पे पेट्रोग्रेड जो कैपिटल थी रशिया की, उसकी कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दैट इज वर्थ ग्रीन, बहुत खराब थी। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्स टू एम्फेसिस द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। जो सिटी का लेआउट बनाया था इन लोगों ने, जो पेट्रोग्रेड का जो लेआउट बनाया, वो इस तरीके से बनाया कि वहाँ पर लोगों का डिवीजन जो था वो साफ नजर आ रहा था। ठीक है, सो लेआउट किस तरीके से था कि इन्होंने लोगों का, वर्कर्स और जो एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे, पीपल थे, उनका डिवीजन कर रखा था यहाँ पे। ठीक है, सो द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा, पेट्रोग्रेड से एक रिवर निकलती थी वहाँ की, नेवा रिवर। जो राइट बैंक होता है, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, ऐसे आप किसी भी रिवर का जो है मतलब देख सकते हैं कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से आ रही है, अगर उस पोर्शन की तरफ, उस साइड की तरफ अगर आप खड़े होंगे, तो आपका राइट हैंड जो है वो उस रिवर का राइट बैंक कहलाएगा, आपका लेफ्ट हैंड उस रिवर का लेफ्ट बैंक कहलाएगा। ठीक है, सो राइट बैंक जो रिवर का था, उसमें वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज वगैरह इन्होंने सेटअप करी हुई थी, फैक्ट्रीज वगैरह बना रखी थी। ठीक है, वहाँ पर वही लोग रहते थे, वर्कर्स के क्वार्टर्स बने तो वर्कर्स ही रहेंगे वहाँ पर। लेफ्ट बैंक था वो थोड़ा सा फैशनेबल एरिया था, आपका पैलेस वहीं पर था, विंटर पैलेस वहीं पे था। जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट का जो भी काम होता था, पार्लियामेंट हो गया, जैसे कि आज होते हैं, नेशनल असेंबली का ऑफिशियल हो गया, जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी लेफ्ट बैंक रिवर के तरफ थी। साथ ही साथ इंक्लूडिंग द पैलेस, जो मेन पैलेस था, जिसे विंटर पैलेस भी कहते हैं, वेयर द डूमा मेट। ठीक है, जो विंटर पैलेस था वो अलग था, वो मेन पैलेस था, और एक वो पैलेस था जहाँ पे डूमा मेट करती थी, यानी कि जहाँ पे पार्लियामेंट चलती थी, जहाँ पे जो डूमा के मिनिस्टर्स थे, जो पार्लियामेंट, इससे पहले जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, डूमा बनाई गई, पार्लियामेंट बनाई गई। ठीक है, जार ने ओके किया कि भाई होते, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से उसने बोला कि पार्लियामेंट जो है बनाओ। ठीक है, तो एक वो पैलेस था, एक तो विंटर पैलेस हो गया मेन, जो कि राजा का पैलेस था, जार का, जिसमें वो रहता था, और एक वो पैलेस हो गया जहां पर आपकी डूमा होती थी। डूमा होती थी यानी कि डूमा के जो मेंबर्स थे, यानी कि जो मिनिस्टर्स थे, यानी कि जहां पर आपकी डूमा चलती थी, पार्लियामेंट बैठती थी। ठीक है, पार्लियामेंट के जो सारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो बैठते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन ऑफ पेट्रोग्रेड। अब पेट्रोग्रेड की कंडीशन क्या थी? फरवरी 1917 में क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज बहुत ज्यादा होने लगी। फूड की शॉर्टेज के साथ वह डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर, और ये फूड की शॉर्टेज ज्यादातर आपको दिखी वर्कर्स के क्वार्टर में। ठीक है, यहाँ वो फैशनेबल वाला जो था ना, लेफ्ट बैंक, फैशनेबल एरिया मतलब कि ये है कि वो वहाँ पर कहने का मतलब शॉप्स वगैरह, कपड़ों की शॉप्स वगैरह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सी सिटी लेफ्ट बैंक वाला जो रिवर था ना, बहुत अच्छा सा बनाया हुआ था इन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो थी राइट बैंक वाले में इनकी फूड की शॉर्टेज होने लगी, वर्कर्स क्वार्टर्स में, स्पेशली वर्कर क्वार्टर्स में ज्यादा फूड की शॉर्टेज हुई। ठीक है, इसके बाद Tsar desire to dissolve the Duma were opposed by the parliamentaries. जार की मतलब इच्छा यही थी कि डूमा को जो है जार जल्द से जल्द जो है डिसॉल्व कर दे, यानी कि खत्म कर दे, पार्लियामेंट खत्म कर दे, और जितने जो पार्लियामेंट्रियंस लिखा हुआ है ना, यानी कि जो पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स थे, वो चाहे कितना भी अपोज करते रहे, वो इस चीज को अपोज कर रहे थे, लेकिन जार ना वो उसने किसी की नहीं सुननी है। ठीक है, द विंटर वॉर वॉज वेरी कोल्ड विच रिजल्टेड इन द क्रॉप फेलियर। नो डाउट कि जो रशिया जो है एक ऐसी कंट्री है, और उस टाइम पे तो रशिया का बहुत बड़ा एरिया जो था वो था, ठीक है, रशिया के पास, और जिसके वजह से मतलब काफ़ी, मतलब इतना बड़ा एरिया था कि रशिया का जो बॉर्डर्स थे, रशिया के बॉर्डर्स करीब वो पोलर रीजन तक जो थे वो स्प्रेड थे, और ऑब्वियसली सी बात है, पोल से जो विंड्स आ रही हैं, पोलर रीजन से जो विंड्स आ रही हैं, और यहाँ पर उन पोलर रीजन से जहां से विंड आ रही है और जो रशिया का बाउंड्री है, उसके बीच में हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज जैसा कोई भी पहाड़ इस तरीके का नहीं है जो इन विंड्स को जो है रोक सके। जैसे कि इंडिया में आने से हमारा जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो चाइना और रशिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं उनको रोकता है। ठीक है, सो जिससे कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में इतनी ज़्यादा जो है ठंड जो है वो नहीं होती है। सो वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो जिस वजह से जो है वहाँ पे
रशिया में ठंड जो है, कोल्ड जो है, मतलब विंटर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर कोल्ड होते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है। ऑब्वियसली सी बात है, फूड की शॉर्टेज तो पहले ही थी, फूड जो है सारा वो आर्मी को भेज रहा था लड़ाई वड़ाई करने के लिए, और यहाँ पर विंटर्स आए तो वो क्रॉप और फेल हो गई, तो और वहाँ पर जो है एक तरीके से समझ लीजिए भुखमरी सी हो गई। ठीक है, वहाँ पर जो है फूड कहते हैं ना हर स्टारवेशन तरीके से हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की टाइमलाइन पर, यानी कि कब कब क्या क्या चीज़ें हुई वो टाइमलाइन अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हुई 22 फरवरी में क्या हुआ, लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। राइट बैंक जो थी वहां पर फैक्ट्री में लॉकआउट लग गया। लॉकआउट मतलब कि वहां पे वर्कर्स ने जो है, सारे के सारे वर्कर्स ने क्या किया, सब कुछ जो है स्ट्राइक पर डाल दिया, सब कुछ बंद कर दिया, काम धंधा सब उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद 23 फरवरी को वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक, पहले लॉकआउट किया। ठीक है, और वहीं नेक्स्ट डे इन्होंने क्या कर दिया, जो है पूरी की पूरी 50 फैक्ट्रीज में सारे वर्कर्स ने काम धंधा बंद कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेंस्की प्रोस्पेक्ट, वहां चले गए ये लोग। ठीक है, नाउ डेमोन्स्ट्रेटिंग, तो अब यहाँ पर क्या था, जो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारी यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स, जो वर्कर्स थे प्रदर्शन कर रहे थे ना, बहुत बड़े बड़े बैनर्स वगैरह लेके सारी चीज़ों का जो उनके साथ जो हुआ उसके खिलाफ जो थे वो आवाज़ उठा रहे थे। तो वर्कर्स ने क्या किया, यानी कि प्रदर्शनकारी श्रमिक जो थे, प्रदर्शनकारी श्रमिक, प्रदर्शनकारी भी थे और वो वर्कर्स भी थे। ठीक है, वर्कर्स ने क्या किया, फैक्ट्री क्वार्टर से राजधानी तक पहुंचे, यानी कि कैपिटल के सेंटर तक पहुंचे। कैपिटल उस समय क्या हो रही थी, कैपिटल जो थी वो थी उसकी नेवेत्स्की प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, ये वहां की कैपिटल थी, उस कैपिटल के सेंटर तक पहुंचे। नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइज द मूवमेंट। इस पॉलिटिकल पार्टी, इस मूवमेंट को, मतलब ये मूवमेंट पूरी तरीके से वर्कर्स का मूवमेंट रहा। ठीक है, वर्कर्स अपनी आवाज उठा रहे थे अपने साथ किए हुए अन्याय के लिए, सिर्फ वर्कर जो थे वो आवाज उठा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी राजनीतिक दल, मतलब वो एसडीपी थी ना आपका, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टीज, जितनी भी अलग अलग लिबर्ट वो थी आपकी, लिबरल, कंजर्वेटिव्स, इन सब भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, कोई भी इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं थी, कोई भी इसको सपोर्ट अभी तक नहीं कर रही थी। ठीक है, कोई भी दल इसमें सामने नहीं आया था। गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू एंड डेमोन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड। गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब उस समय जो सरकार रही उसने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया और सारा का सारा प्रदर्शन जो था उसको तितर बितर कर दिया। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी थी जिसमें वुमेन्स ने भी स्ट्राइक करी थी, एंड दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इस दिन को, यही था आपका 23 फरवरी, इसको इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी कहा जाता है, जो इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वुमेन्स डे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। टाइमलाइन हमारी आती है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की टाइमलाइन आती है। अभी हमने 22 और 23 की टाइमलाइन देखी कि क्या क्या हुआ। नेक्स्ट टाइमलाइन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी में भी द सेम थिंग इज, छोटे छोटे जो इवेंट्स हुए कलेक्टिवली, इट इज टू बी कॉल्ड एज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, उसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, नाउ 24 फरवरी को क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन केम बैक। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स केम बैक, जो डेमोन्स्ट्रेटर थे यानी कि जो वर्कर्स थे, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, अपनी डिमांड्स पूरी करना चाह रहे थे, वो लोग दोबारा वापस आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जार की गवर्नमेंट थी उस समय, उसने क्या किया, कैवलरी बुला ली, ठीक है, पूरी सेना बुला ली, पुलिस को बुला लिया कि इन पर नजर रखो, अगर ये कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, हमला करते हैं या किसी भी चीज पे, तो इनके ऊपर गोलियां चला दो। लाइक इन दैट वे उसने सारी आर्मी वगैरह और पुलिस वगैरह बुला ली। ठीक है, 25 फैब में क्या हुआ, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। गवर्नमेंट यानी कि जार ने जो है पार्लियामेंट को जो है सस्पेंड कर दिया, डूमा सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स। तो पॉलिटिशियंस थे पार्लियामेंट में, यानी कि पार्लियामेंट में जो भी मिनिस्टर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो पॉलिटिकल पार्टी को हैंडल कर रहे थे, एसडीपी की पार्टी के मेंबर्स या एसडीपी पार्टी के लीडर हो गए, मेंशेविक के, बोल्शेविक के, यही सब थे वहां पर। ठीक है, पार्लियामेंट में। और बाकी जो भी थी लिबरल्स, कंजर्वेटिव, उसने कंजर्वेटिव्स को ज्यादा पार्लियामेंट में रखा और लिबरल्स और रेडिकल्स को पार्लियामेंट से बाहर रखा था। ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे वो भी पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट मेजर्स। इसमें जो ये सब कुछ जो किया उसने, वो इसके अगेंस्ट ही बोल रहे थे पॉलिटिशियंस। 26 फरवरी को क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक। 26 फरवरी को जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटर वर्कर्स थे, उन लोगों को जबरदस्ती उनका जो एरिया था लेफ्ट बैंक, फोर्स टू द स्ट्रीट्स, मतलब जो स्ट्रीट थी लेफ्ट बैंक की, जो स्ट्रीट थी वहां से फोर्सफुली लेफ्ट बैंक से उनको हटा दिया गया, भगाया गया, जबरदस्ती उनको वहां से हटाया गया। ठीक है, 27 फरवरी में क्या हुआ, द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रोगेट वर फिल्ड with people raising slogan about bread, wages, better arts and democracy.
पेट्रोग्रेड की जो स्ट्रीट थी यानी कि पेट्रोग्रेड की जो सड़कें थी, डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे वहां तक पहुंचे और उन्होंने लोगों को भी ये बात, मतलब लोग भी अब ये बात जो थे समझ रहे थे कि भाई जो वर्कर्स कर रहे हैं वो जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक है, ठीक है। एंड उन्होंने स्लोगन्स जो है रेस करना शुरू कर दिया और उन रेजिंग स्लोगन्स में उन्होंने क्या क्या रखा, ब्रेड के जो प्राइजेस जो थे बढ़ रहे थे, वेजेस उनको कम दिए जा रहे थे, यानी कि उनको जो तनख्वाहें थी, जो सैलरी थी वो कम दिए जा रही थी, बेटर आवर्स यानी कि उनसे जो 18-18 12 घंटे काम करवाया जा रहा था उसकी वो डिमांड थी कि भाई बेटर आवर्स रखिए, आप 8-9 घंटे इतना काम करवाइए, ये थोड़ा ना कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे 12 घंटे आप काम करवा रहे हैं। और जो लास्ट थिंग थी वो थी डेमोक्रेसी। तो वो लोग चाहते थे कि रशिया में जो है किसी भी हाल में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ठीक है। पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैंग, जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स थे वहां पे तोड़फोड़ मचा दी उन लोगों ने। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। गवर्नमेंट ने कोशिश करी, जार की गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि इस सिचुएशन को, सारी की सारी सिचुएशन को जो है कैसे ना कैसे करके कंट्रोल किया जा सके, लेकिन कंट्रोल नहीं हुई और उसने दोबारा जो है कैवलरी बुला ली, वंस अगेन उसने पूरी आर्मी वगैरह बुला ली इनको कंट्रोल करने के लिए। बट दिस टाइम द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, लेकिन इस बार कैवलरी ने यानी कि आर्मी ने इन डेमोन्स्ट्रेटर्स पर यानी कि वर्कर्स पर फायर करने से, क्योंकि राजा ने बोल दिया इनके ऊपर फायर कर दो, ठीक है, गोलियां चला दो, फायर करने से कैवलरी ने मना कर दिया कि भाई हम जो है अब इन वर्कर्स पे गोली नहीं चलाएंगे क्योंकि इनकी डिमांड सही है, ये सही चीज के लिए जो है, ये सही चीज के लिए जो है लड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने गोलियां वगैरह कुछ ऐसा नहीं चलाया। एन ऑफिसर एंड 3 रेजिमेंट वर शॉट फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और जो कुछ जो वो थे कैवलरी यानी कि जो कुछ रेजिमेंट के लोग थे, यानी कि जो राजा की जो आर्मी थी उसके कुछ लोगों ने जो है वर्कर्स की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वर्कर्स का जो भीड़ थी, वर्कर्स की जो पूरी जो भीड़ चली आ रही थी, डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी, उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जिसके वजह से एक ऑफिसर को और 3 रेजिमेंट्स वर शॉट फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, यानी कि उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया और उनके साथ धरना प्रदर्शन करने लग गए, ठीक है। तो उसमें एक ऑफिसर और 3 रेजिमेंट के आदमियों को जो है इन्हीं की ही आर्मी ने जो है उनको मार दिया, शॉट कर दिया, गोली चला दी उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय दैट इवनिंग, और उस शाम के बाद सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड। उसके बाद क्या हुआ कि सारे के सारे सोल्जर्स और सारे स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक जगह इकट्ठे हो गए, गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट। जहां पर उसी बिल्डिंग में, आप बिल्डिंग आप देख रहे हो, ठीक है, ये वो बिल्डिंग है जहां पर सारे के सारे सोल्जर्स और ये लोग सब, सोल्जर्स भी, स्ट्राइकिंग वर्कर्स भी, सारे यहां पर इकट्ठे हैं, ठीक है, सब इस डूमा के अंदर घुस गए, सारे के सारे इस पैलेस के अंदर घुस गए और इन्होंने डिमांड करी कि हमें भाई अब सोवियत बनाना है, हमें एक काउंसिल बनानी है इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट। जहां पर डूमा की पार्लियामेंट लगती थी, जहां पर डूमा लगती थी वहां पे पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है, ठीक है। नाउ दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और ये था आपका पेट्रोग्रेड सोवियत, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, Now फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोग्रेड सोवियत। अब पेट्रोग्रेड सोवियत का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ। नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ, एक डेलीगेशन आया, एक प्रतिनिधि मंडल था, ठीक है, पार्लियामेंट का ही कुछ लोग थे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो जार से मिलने गए और जार से मिलने के टाइम पर जो सैन्य कमांडर था, यानी कि जो, क्योंकि सैन्य के जो कमांडर थे तो वो सैन्य के प्रतिनिधित्व थे, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आर्मी की तरफ से गए थे, क्योंकि जो सैन्य का जो वो था आपका आर्मी जो थी और वर्कर्स जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे वो सबके सब एक साथ अब आ गए थे, राजा के खिलाफ आ गए थे, ठीक है, राजा के और गवर्नमेंट के खिलाफ अब ये लोग हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ से मतलब रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया, आर्मी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया और वहां पर जब आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव जब जार से मिलने गए वहीं पर ही, ठीक है, तो वहां पर जो सैन्य कमांडर था उसने जार से कहा कि आप जो है एब्डिकेटेड, यानी आप जो है ये जो राजगद्दी है इसे आप छोड़ दीजिए। उसे सलाह दी, सैन्य कमांडर ने उसे सलाह दी, पद छोड़ने की सलाह दी कि आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है। जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च फॉलोइंग एडवाइस ऑफ द मिलिट्री कमांडर, और मिलिट्री कमांडर की एडवाइस पे या सैन्य कमांडर की सलाह के बाद जार ने जो है 2 मार्च को जो है वो गद्दी, जार की यानी किंग की जो सीट थी, सिंह की जो गद्दी थी वो उसने छोड़ दी। सोवियत लीडर एंड डूमा लीडर फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब जो सोवियत जो बनाना चाह रहे थे सोवियत लीडर्स ने, और आपके जो डूमा के लीडर थे यानी कि जो पार्लियामेंट में थे वो थे आपके कंजर्वेटिव्स, और सोवियत लीडर्स जो थे वो थे आपके लिबरल्स और रेडिकल्स। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया, ठीक है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई टू रन द कंट्री, ताकि कंट्री जब तक एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक कंट्री को रन किया जा सके। अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है इंतरीम सरकार, यानी कि जब तक कोई प्रॉपर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या प्रॉपर सरकार इलेक्शन से, प्रॉपर सरकार इलेक्शन के बाद जब तक नहीं बन पा रही है तब तक जो है ये आपकी इंतरीम गवर्नमेंट जो है वो जो है सारी कंट्री को जो है वो रन कराएगी। वहां पे सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, और वो लोग सब जो है कंट्री को कैसे रन करते हैं, राय सलाह मशवरा करके, ठीक है। ऐसे नहीं किसी एक ने बोल दिया ये लड़ाई झगड़ा करना है, ऐसा नहीं, सब लोग मिलके कंट्री को रन करते हैं, ठीक है।
रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब रशिया का फ्यूचर जो है डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और किसके बेस पे बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि अब प्रॉपर होगी वोटिंग, और वोटिंग के बाद जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो रशिया का फ्यूचर अब डिसाइड किया जाएगा कि रशिया में अब किसकी सरकार आएगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसकी सरकार बनेगी। ठीक है। पेट्रोग्रेड ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917, और पेट्रोग्रेड में 1917 में मोनार्की जो थी वो खत्म हो गई, ब्रॉट डाउन, उसको खत्म कर दिया, मोनार्की को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं आफ्टर फरवरी। ये सारे जितने इवेंट्स आपने यहां पर देखे, सारे के सारे इवेंट्स हुए आपके फरवरी में। अब आफ्टर फरवरी के बाद अब रशिया में अब क्या होता है, इन सारे इवेंट्स के बाद रशिया में क्या हुआ, लेट्स सी दैट। Now, under the provisional government, army officials, landowners and the industrialists were influential. अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर कंजर्वेटिव्स थे और लिबरल और जो रेडिकल पार्टी थी ना, उसमें ज्यादातर कौन थे, उसमें ज्यादातर बड़े ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और पीजेंट्स भी जो थे वो बड़े बड़े पीजेंट्स थे। लेकिन हाँ, वो यही था ना कि लिबरल्स अलग तरीके की सोसाइटी चाहते थे, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। ठीक है। रेडिकल्स अलग तरीके की सोसाइटी चाहते थे, उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। ठीक है। कुछ नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी शामिल थे। तो अब भाई जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी वो आपकी कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल इन सब की मिलकर बनी। तो इसमें भाई ऑफिशियल्स भी होंगे, आर्मी के बड़े लैंड ओनर्स भी होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, और ये लोग सारे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। लिबरल एंड सोशलिस्ट वर्कड टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे लिबरल्स और सोशलिस्ट जो थे वो ये चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, और वो काम जो कर रहे थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के टुवर्ड्स कर रहे थे, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए लिबरल्स और सोशलिस्ट वर्क कर रहे थे। सेकंड, थर्ड था यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग। पब्लिक लोग जो है कहीं पर अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो लोग कहीं पर बैठ के मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं। कोई एसोसिएशन वर रिमूव्ड, और जितने जो नई जो इंतरीम ये गवर्नमेंट बन रही थी ना, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसने जो भी एसोसिएशंस बनाए थे, यानी कि जो भी ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे, लाइक एसडीपी पार्टी और ये सारी जितने ग्रुप्स बने थे, सारे के सारे ग्रुप्स जो थे इसने रिमूव कर दिए। फोर्थ था सोवियट्स जो थे, लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियट्स जो थे, जैसे कि पेट्रोग्रेड सोवियट्स थे, वर सेटअप एवरीवेयर। जो पेट्रोग्रेड सोवियत जैसे हर जगह एक इसी तरीके के सोवियत जो थे सेटअप कर दिए गए। दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड, लेकिन इन जगहों पर भी किसी तरीके का कोई कॉमन इलेक्शन सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन जैसी सोवियत पेट्रोग्रेड में बनाई, काउंसिल बनाई ना, सोवियत बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, इसी तरीके की सोवियत जो थी सब जगह इन्होंने बना दी। पेट्रोग्रेड सोवियत सब जगह बना दी, सारे अलग अलग रीजन्स में, किंगडम्स में अलग अलग वहाँ बना दी। लेकिन कोई भी प्रॉपर इलेक्शन का कोई प्रॉपर चीज़ जो है फॉलो नहीं करी गई कि प्रॉपर इलेक्शन करके वो चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बनाई गई है, चीज़ें मतलब गवर्नमेंट बनाई गई है। नाउ यहाँ पर होता है फिर इसके बाद फरवरी, इन सारी चीज़ों के बाद रिटर्न ऑफ व्लादिमीर लेनिन जो था यहाँ पर वापस आ जाता है, जो कि बोल्शेविक का लीडर था। रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल इन अप्रैल 1917 का अप्रैल आता है। ये सब होते होते तक अप्रैल आता है, और अप्रैल में लेनिन जो था, क्योंकि जिसको जेल भेज दिया गया था, लेनिन को राजा ने जेल भेज दिया था, ये बोल्शेविक के लीडर वगैरह बोल्शेविक पार्टी बनाने की वजह से इसको जेल भेज दिया, और ये जो था अपनी जेल से वापस आ गया, क्योंकि जार की सारी चीजें खत्म हो गई तो ये जेल से बाहर आ गया। ठीक है। ही एंड बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। अच्छा, ये लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 1914 से ही अपोज कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि रशिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो पार्टिसिपेट करे। ही फेल्ट इट वाज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर द पावर। वो ये चाहते थे कि ये टाइम था कि सोवियत जो है, रशिया की सोवियत जो है वो रशिया की पावर को टेक ओवर कर ले, यानी रशिया में जो राजा जो है, जो किंग है, राजा की पावर को जो है वो टेक ओवर करे। कौन करे टेक ओवर? सोवियत करे। ठीक है, वो वॉर में ना जाए। अगर उसी टाइम, यहाँ ये भी बात इनकी सही है यहाँ पर कि अगर उसी टाइम राजा की जो है चीज़ों को हटा के, राजा की जो पावर थी मोनार्की को हटा के, अगर मोनार्की की पावर, राजा की पावर टेक ओवर कर ली जाती तो ज़्यादा सही था, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये तो होना था, वो रशिया की किस्मत में लिखा था, रशिया के फ्यूचर में लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल थीसिस। अब इधर इसने, लेनिन ने 3 थीसिस तैयार करी, अप्रैल की 3 थीसिस, 3 डिमांड थी इसकी। डिमांड क्या थी कि डिक्लेयर दैट द वॉर बी बॉट टू अ क्लोज। पहला ये था कि वॉर जो है उसको बंद कर दिया जाए, यानी कि रशिया जो है वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है रशिया लड़ रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब रशिया नहीं जाएगा लड़ने, ना रशियन आर्मी जाएगी। पहली बात। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट। अब जो लैंड थी यहाँ पर रशिया में, जिसकी लैंड थी, जिनकी लैंड थी,
वो जो थी लैंड वापस पीजेंट्स को दी जा रही थी, क्योंकि पीजेंट्स को राजा ने ज़बरदस्ती आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कर करके भेजा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। तो वो अब पीजेंट्स जब यहाँ पर पीजेंट्स जो अब जब यहाँ पर लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लैंड पूरी रीडिस्ट्रीब्यूट करी गई, जब लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो जितने भी जो पीजेंट्स थे वो आर्मी छोड़ छोड़ के वापस आ गए अपनी अपनी लैंड को लेने के लिए, ठीक है। बैंक्स भी नेशनलाइज, बैंक को जो है सारा का सारा नेशनलाइज किया गया, यानी कि बैंक जितने भी थे अब उस पर जो है वो गवर्नमेंट का कब्जा रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट अब उन बैंक्स को जो है वो हैंडल करेगी, चलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर बनाई हुई है कि जो भी सारी चीज़ें हुई वो लेनिन ने अपनी डिमांड रखी, ठीक है। लेनिन चाहते थे कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हो, वॉर खत्म हो, नेशनलाइज होने चाहिए बैंक, गवर्नमेंट सारी चीज़ें चलानी चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए एंड ऑल दैट। और थर्ड सेकंड वन क्या था, पीजेंट्स की जो वो लैंड थी वो पीजेंट्स को दोबारा वापस दे दी गई, ठीक है। लेनिन ऑल्सो आर्ग्यूड दैट बोल्शेविक पार्टी शुड रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक ने कहा कि भाई जो लेनिन ने कहा कि बोल्शेविक ये जो हमारी पार्टी है इसको अब हम रीनेम करेंगे और इसका नाम हम रखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि लेनिन जो था वो कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा इंप्रेस था और कार्ल मार्क्स जो थे वो कम्युनिज्म पे बिलीव करते थे, ठीक है। सो कम्युनिस्ट पार्टी उसने नाम रखा टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम, कि ये बताने के लिए कि अब मेरे नए रेडिकल चीज़ों को लेकर मेरे क्या एम है। मैनी इन बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस। अच्छा, बोल्शेविक पार्टी में जो इसके मेंबर्स थे, जो इसने अप्रैल थीसिस निकाली, तो उससे जो बोल्शेविक के मेंबर्स थे वो पहले तो बहुत ज़्यादा वो इनिशियली बड़े सरप्राइज हुए कि ये क्या है अप्रैल थीसिस, किस बेस पे इसने ये किया है, ठीक है। दे थॉट इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। वो ये सोचते थे कि ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए अभी ये सही टाइम नहीं है। जो बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स है वो ये सोचते थे। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्ट, मतलब इस समय हमें जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो हमारी बनी है, इंतरिम सरकार जो बनी है कुछ टाइम के लिए, इस समय हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट द लेटर डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन अब क्या हुआ, जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के दौरान या फैब में जितने सारे मंथ्स में, इस सारे फैब में, अप्रैल में या फैब से पहले जितने भी जो है या फैब के बाद अप्रैल में, फिर बाकी आगे जितने भी मंथ्स थे यहाँ पे सब्सिक्वेंट मंथ्स, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में जितने इवेंट्स हुए, छोटे मोटे इवेंट्स जितने होते रहे अक्टूबर तक, वो सारे इवेंट्स के दौरान वो सारे जो भी चीज़ें हुई, उन घटनाक्रमों ने जो है इनका जो सोच थी, इनका जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड बदल दिया, उसको चेंज कर दिया, ठीक है। कि अभी तक ये सोच रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है एंड ऑल दैट, ये सारी थिंकिंग को बदल दिया, ठीक है। वर्कर्स मूवमेंट की तरफ, अब वर्कर्स ने यहाँ पर क्या मूवमेंट मचा रखा था भाई, इट स्प्रेड थ्रू द समर्स एंड द ट्रेड यूनियन ग्रीव इन नंबर्स। ये समर्स तक ये चला, इनका स्प्रेड हुआ वर्कर्स मूवमेंट, और ट्रेड यूनियन जो थी ना वो अब ग्रीव इन नंबर, मतलब ट्रेड यूनियन सब बढ़ने लगी, मतलब पहले 4 थी अब 6 हो गई, 7 हो गई, 10 हो गई। ट्रेड यूनियंस के जो ग्रुप थे, जो एसोसिएशन थे वो बढ़ने लगे। फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्री कमिटीज, फैक्ट्रीज ने भी अपनी अपनी कमेटी बना ली जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ठीक है। विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज, यानी कि जब फैक्ट्री वालों ने अपनी कमेटी बना ली तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होने लगा कि भाई फैक्ट्रीज वालों ने कैसे अपनी कमेटी जो है ये बना ली है, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फैक्ट्रीज को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर जो है ना सवाल उठने लगा, क्वेश्चनिंग होने लगी। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर, सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। ट्रेड यूनियन तो यहाँ पर नंबर्स में बढ़ रही थी, साथ ही साथ अब यहाँ पर एक और कमेटी यहाँ पर बन गई, फैक्ट्री कमेटी बनी, फिर सोल्जर्स की भी कमेटी बनी, और सोल्जर्स कम्युनिटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स ने भी अपनी कमेटी बना ली आर्मी के अंदर, ठीक है। इन जून तक अब आते आते इतना सारी चीजें हो गई जून में। अब जून में क्या हुआ, 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स, 500 सोवियत जो थे, यानी कि जो सोवियत वाली जो गवर्नमेंट बनी थी, सरकार बनी थी, उसके 500 रिप्रेजेंटेटिव सेंड टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। उन 500 रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरे रशिया में भेजा गया और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स अलग अलग प्लेस पे बनाने के लिए उन 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स को सब जगह रशिया में भेज दिया गया। ये जो सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स है, सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स को रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो एक अलग मतलब पार्टी थी, वहां पर इन 500 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया गया ताकि वहां पर जो है सरकार वगैरह बनाई जा सके, कंट्रोल किया जा सके, पब्लिक को, एरिया को, रीजन्स को, इन सबको कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए भेज दिया गया। हैं वर्कर्स मूवमेंट, तो वर्कर्स ने अब आगे क्या मूवमेंट वर्कर्स के द्वारा हुआ, ठीक है। सो व्हेन प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ना, इससे पहले जो आपको बताया, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जब वही ये देखा कि उनकी अपनी खुद की पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है और बोल्शेविक्स जो थे वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे थे, ठीक है। लोगों को उनकी पॉलिसीज़, उनकी सारी चीज़ें जो थी, जो उन्होंने काम जो कर रहे थे वो तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था, लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो इन्फ्लुएंस होने की वजह से बोल्शेविक बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे थे।
सो इट डिसाइडेड टू टेक स्ट्रन मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको ये ज़्यादा और स्प्रेड ना हो, तो इसके वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ने एक मतलब बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, एक स्ट्रिक्ट मेजर्स उन्होंने लिए इस सिलसिले में, ठीक है। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स ने यहाँ पर क्या किया, जो श्रमिक थे यानी कि जितने वर्कर्स थे, वो वर्कर्स जो थे वो कारखाने चला रहे थे, यानी कि वर्कर्स के हाथों में पूरी की पूरी बोल्शेविक ने फैक्ट्रीज दे दी थी। तो जो वर्कर्स जो थे वो कारखाने चलाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसके विरोध में इन्होंने मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके विरोध में, वो उसके अगेंस्ट में कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन वर्कर्स को और नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जो बोल्शेविक के जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। नाउ पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर सर्टेनली रिप्रेस्ड। अब जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा किए गए लोकप्रिय जितने भी प्रदर्शन थे, मतलब बोल्शेविक ने जितने भी फेमस प्रदर्शन मतलब जो अपने आंदोलन, रेवोल्यूशन जो भी उन्होंने किए, उसका बहुत ही कठोरता से दमन किया गया। यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में, बहुत ही स्टर्नली वे में, कठोरता से जो है इनके सारे रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में सारी चीज़ें कहीं, सब इनके अगेंस्ट में वो प्रोविजनल गवर्नमेंट रही, ठीक है। मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, और जिसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो है आपके बोल्शेविक लीडर्स जो थे वो या तो छुप गए बोल्शेविक लीडर, और या फिर वो जो है कहीं चले गए, फ्ली यानी कि भाग गए, चले गए, दूसरी कंट्रीज़ में चले गए, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। नेक्स्ट है द मूवमेंट इन कंट्री साइड। अब इधर क्या हो रहा था, यहाँ कंट्री साइड में भी कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे, मतलब जो बॉर्डर एरिया होता है किसी भी कंट्री का, जो बॉर्डर एरिया होता है, बॉर्डर्स पे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो होते हैं वहाँ पर भी लोग रहा करते हैं। तो फॉरेन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यानी बाहर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया को कंट्री साइड बोला जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ कंट्री साइड में भी कुछ मूवमेंट्स चल रहे थे, ठीक है। कंट्री साइड में क्या मूवमेंट्स चल रहे थे, कंट्री साइड्स पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स डिमांड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। यहाँ पर क्या हुआ, पीजेंट्स और सोशलिस्ट ने जो है, जो लैंड था, जो ज़मीन थी, जो कि लैंडलॉर्ड्स के, बड़े जो रिच लैंडलॉर्ड्स के हाथों में थी, नोबलिटी के हाथों में थी, राजा और किंग, इन सब के हाथों में थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो लैंड है जो इन लोगों के हाथों में है, इसका जो है भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि लैंड तरीके से दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने कहा। सेकेंड था इनका लैंड कमिटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस, और एक लैंड जब हैंडल करने की बात आएगी तो वहाँ पर लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कमिटीज़ बनाई जाएं, और वो कमिटीज़ जो हैं सारे जितने पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं जो इस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, लैंड के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको कमेटी द्वारा लैंड जो है प्रॉपरली हैंडल किया जाए। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, और इनको एनकरेज करने का काम सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने किया। पीजेंट्स ने सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1914 के बीच में, लिखा है ना, एनकरेज बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से एनकरेज होकर, उनसे प्रोत्साहित होकर, जिसे हम कह सकते हैं, पीजेंट्स ने क्या किया, जुलाई 1917 से जुलाई सितंबर 1917 तक जो है इन्होंने जितनी भूमि थी, जितना लैंड था, उस पूरी की पूरी लैंड पर जो है, रशिया की या पूरी लैंड पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब रेवोल्यूशन जो था मतलब चल रहा था, और रेवोल्यूशन होते होते ही यहाँ बंद आ गया आपका अक्टूबर। अब यहाँ ये देखना है कि अक्टूबर में जो है क्या क्या रेवोल्यूशंस हुए, तो उसी को कहा जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। नाउ एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, जो ये लड़ाई थी, एंड बोल्शेविक के ग्रू होने के बीच में, मतलब बोल्शेविक से लड़ाई नहीं थी, बोल्शेविक जो इतना ग्रू हो रहा था, बोल्शेविक जो इतना फेमस हो रहा था, उससे प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो थी प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। तो लेनिन को, क्योंकि लेनिन अब लीडर बन चुके थे, लेनिन को ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, कहीं वो ऐसा ना हो वो जो है रशिया में डिक्टेटरशिप लागू करा दे, ठीक है। तो इनको इस बात से जो है बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं रशिया में डिक्टेटरशिप लागू ना हो जाए। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो सितंबर में लेनिन ने अपनी पूरी पार्टी के साथ डिस्कस करी कि भाई ऐसा ऐसा जो भी डिस्कशन किया होगा है, या जो भी डिस्कशन हुआ होगा। तो बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, बोल्शेविक के सपोर्टर्स आर्मी में थे। सोवियट्स बन रहे थे, सारे जो छोटे मोटे देश थे उनको एक किया जा रहा था। एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉड टुगेदर, बोल्शेविक के सारे लीडर्स, बोल्शेविक के सारे सपोर्टर्स जो आर्मी में थे, सोवियट्स में थे, फैक्ट्रीज में थे, वो सारे के सारे टुगेदर मिल के जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
16 अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पार। तो यहाँ पर क्या किया लेनिन ने, एक 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने, मतलब क्योंकि बोल्शेविक बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, तो लेनिन ने क्या किया, पेट्रोग्रेड में जाके उसने मतलब मनाने की कोशिश करी पेट्रोग्रेड सोवियत को, और जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स थे उनको एग्री करवाया, किसके लिए, जो समाजवादी सत्ता है उस पर कब्जा करने के लिए सहमत हो जाए, होने के लिए राजी करवाया। ठीक है, कि जो समाजवादी, जो हमारी सोशलिस्ट सत्ता है, सोशलिस्ट समाज है जो हमारा, उसके ऊपर हमने मतलब जो है सत्ता हम जो है कायम कर सकें, उसके ऊपर हम अपनी पार जो है वो दिखा सकें। तो इसके लिए लेनिन जो थे वो पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी दोनों को वो एग्री करवा रहे थे। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी MRC वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोनॉर्ड टॉल्स्टॉय। तो लियोनॉर्ड टॉल्स्टॉय के अंडर में सोवियत ने, यानी कि USSR के जो सारे और छोटी मोटी जो भी कंट्रीज थी उनको सबको सोवियत बोला गया है। ठीक है, सोवियत संघ जिसे कहा जाता था। ठीक है, तो सोवियत ने क्या किया, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई और उस कमेटी को मतलब अपॉइंट किया, मतलब एक नई कमेटी बनाई, और उस कमेटी के दौरान उसमें जो है किसको नियुक्त किया गया, लियोनॉर्ड टॉल्स्टॉय को अपॉइंट किया गया, एज अ हेड उसको जो है अपॉइंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 अक्टूबर को क्या हुआ, द अपराइजिंग बिगेन। 24 अक्टूबर को अपराइजिंग और ज़्यादा मतलब बढ़ती चली जा रही थी, मतलब बोल्शेविक जो है और ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा और वो लोग ग्रो हो रहे थे। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्काई लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। तो क्योंकि बोल्शेविक पार्टी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो उस समय प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे केरेंस्काई। ठीक है, तो केरेंस्काई ने जो है जब देखा कि भाई बोल्शेविक पार्टी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, अच्छा खासी फेमस हो रही है, बोल्शेविक पार्टी के लीडर भी काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो इन्होंने जब ये देखा तो इन्होंने कुछ ट्रबल अपने खिलाफ जो है कुछ इन्होंने सेंस कर लिया था कि हो सकता है कि शायद मेरे खिलाफ कुछ जो है साजिशें वगैरह जो है वो की जा रही हूँ। केरेंस्काई ने ये जो थी ना, ये इनका जो ट्रबल इनके ऊपर आने वाला था, ये इन्होंने भाप लिया था कहीं ना कहीं तक। ये मतलब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि शायद मेरे को पकड़वाया जा सके बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो है जो आर्मी थी, जो अपने जो इनका ट्रूप था, ठीक है, वो इन्होंने बुलाया, जो राजा के सॉरी जो प्राइम मिनिस्टर के उसमें जो है ट्रूप लगा रहता है, जो आर्मी लगी रहती है, उनको बुलाया और उनके साथ जो है इन्होंने मतलब अपनी उनकी सिक्योरिटी में अपनी सिक्योरिटी कर ली और इन्होंने शहर जो है सिटी जो है छोड़ दी थी। ठीक है, एट डॉन, डॉन मतलब शाम के जो समय, सॉरी भोर का जो समय होता है, डॉन के टाइम, डॉन वाला जो टाइम होता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं। ठीक है, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट। तो जो मिलिट्री के जो मैन होते हैं ना वो अपनी गवर्नमेंट के लिए बहुत लॉयल रहते हैं, लॉयल होते हैं हमेशा से। ठीक है, सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। और क्योंकि बोल्शेविक लीडर्स बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे थे, बोल्शेविक्स पार्टी बहुत फेमस होती जा रही थी, और हो सकता वो कुछ ना कुछ कर सकते, गवर्नमेंट को पकड़ लेते या गवर्नमेंट को गिरा देते, समथिंग लाइक इस तरीके का वो कुछ कर सकते थे। तो इसलिए बोल्शेविक्स ने, तो इसलिए जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, गवर्नमेंट की जो मिलिट्री थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो मिलिट्री थी, उन्होंने बोल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग थी, जहाँ मतलब वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें वो लोग छापते थे, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, सोशलिस्ट के लिए क्या काम कर रहे हैं, पीजेंट्स के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो उस न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग थी वहाँ पे छापते थे। वो दोनों बिल्डिंग्स जो थी उन्होंने कब्जा कर ली। ठीक है, किसने, मिलिट्री के, पूरी मिलिट्री ने उन दोनों ही बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। Pro government troops were sent to take over telephone offices and protect the Winter Palace। और गवर्नमेंट ने पहले ही कुछ आर्मी ट्रूप्स जो थे वो भेज दिए थे, जिन्होंने टेलीफोन ऑफिसेस पे कब्जा कर लिया। ठीक है, टेक ओवर कर लिया उसको, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। और विंटर पैलेस के आसपास जो था, जो विंटर पैलेस था जहाँ गवर्नमेंट थी या प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो रहते थे, वहाँ पूरे में उन्होंने जो है विंटर पैलेस में आर्मी डिप्लॉयड कर दी थी, यानी कि आर्मी जो थी उन्होंने वहाँ पर लगा दी थी। ओके, रिस्पॉन्सेज बाई MRC। नाउ MRC का क्या रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, द MRC ऑर्डर इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट। MRC ने, जो मिलिट्री की ये जो कमेटी बनी थी, मिलिट्री की कमेटी ने क्या किया, सपोर्ट्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस, अरेस्ट मिनिस्टर्स। MRC ने क्या किया, जो मिलिट्री के जो ये लीडर्स थे ने क्या किया, ऑर्डर किया, इन्होंने ऑर्डर दिया सपोर्ट टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज करने के लिए, एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, और जितने मिनिस्टर्स थे उनको जो है अरेस्ट करने के लिए इन्होंने ऑर्डर दे दिया। ये आर्मी का ही थे और इन्होंने जो है ऑर्डर दे दिया कि भाई इन मिनिस्टर्स वगैरह को जो है अरेस्ट कर लिया जाए, गवर्नमेंट को सीज कर दिया जाए। यही होता है ज़्यादातर जब डिक्टेटरशिप लागू होती है, तो मैक्सिमम जब डिक्टेटरशिप आती है तो ज़्यादातर इसी तरीके का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। और ओके, तो फाइनली यहाँ पर वही हुआ, एक शिप थी, शिप अरोरा शेल द विंटर पैलेस, इन्होंने क्या किया, विंटर पैलेस पे गोलीबारी शुरू कर दी। तो फाइनली यहाँ पर यही हुआ जिसका डर था कि यहाँ पर एक्चुअली में डिक्टेटरशिप
टाइप का जो है लागू होने जा रहा था, ठीक है, क्योंकि जब ये जो मिलिट्री बनाई थी ना, ये जो एमआरसी बनाई थी, ये जो आप एमआरसी यहाँ पर देख रहे हो, ये मिलिट्री के लीडर्स को लेकर बनाई थी, ठीक है। तो इसी एमआरसी ने क्या किया, ये सारा कुछ भैया मिलिट्री जो मिनिस्टर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, गवर्नमेंट को सीज कर दिया, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपनी एक शिप जो है अपॉइंट करी, और इस शिप से इन्होंने विंटर पैलेस पर जो है वो गोलाबारी कर दी। तो एक तरीके से यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप सी स्टार्ट हो गई थी, और ये डिक्टेटरशिप कौन कर रहा था, ये डिक्टेटरशिप कर रही थी आपकी एमआरसी, इस डिक्टेटरशिप को अंजाम दे रही थी। और वही हुआ जिसका डर केरेंस्काई को था। केरेंस्काई को क्या डर था, यही तो डर था कि जो है कहीं ऐसा ना हो कि बोल्शेविक्स जो है, बोल्शेविक्स, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप ना लगा दे, ठीक है, जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा, बोल्शेविक डिक्टेटरशिप ना लगा दे, इसलिए उन्होंने अपना जो है केरेंस्काई ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सिटी छोड़ के जो थे वो चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल्शेविक के लीडर लेनिन को तो डर था कि जो है कहीं डिक्टेटरशिप लागू ना हो जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। हुआ क्या कि लेनिन ने जो ये एमआरसी बनाई, इस एमआरसी के थ्रू इस एमआरसी ने क्या किया, बल्कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा कि शिप अरोरा ने जो है विंटर पैलेस पे जो है वो अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी, ठीक है। तो हुआ इसका उल्टा, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने तो जो है डिक्टेटरशिप नहीं लगाई, लेकिन लेनिन ने जो है एमआरसी का फायदा उठा के, मिलिट्री जो इन्होंने ये बनाई थी, ठीक है, इसका फायदा उठा के लेनिन ने सारे मिनिस्टर्स को जो है अरेस्ट करवा दिया, गवर्नमेंट को सीज करवा दिया, ये सारा कुछ इन्होंने जो है काम करवाया, ठीक है। ये एक तरीके से इन्होंने एमआरसी का फायदा उठा के इन्होंने वन काइंड ऑफ आप इसे डिक्टेटरशिप ही कहेंगे पूरी तरह से, कि ये जो है एक तरीके से पूरी तरह जो है ये डिक्टेटरशिप थी। होता है बाई द नाइट फॉल, रात के समय में द सिटी वॉज अंडर एमआरसी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर। और रात तक, मतलब दिन से ये सारी कार्रवाई शुरू हुई और रात तक क्या हुआ, पूरी सिटी जो थी वो मिलिट्री की कंट्रोल में थी, और मिलिट्री की कंट्रोल में होने के वजह से सारे जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने फाइनली, ऑब्वियसली सी बात है, डर के उन्होंने जो है सारा कुछ अपने आप को जो है सब कुछ सरेंडर कर दिया, ठीक है। एंड पूरी की पूरी सिटी जो थी, यानी कि रशिया का काफ़ी बड़ी सिटी जो थी वो किसके अंडर में गई, वो गई एमआरसी ने उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, ठीक है। आउटकम ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बेसिकली आउटकम क्या रहे, ठीक है। एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड। अब पेट्रोग्रेड जो नेम ऑफ अ प्लेस थी, ठीक है, जो कि पहले सेंट पीटर्सबर्ग था, तो वहाँ पर जो है एक मीटिंग हुई, ठीक है। मीटिंग में सारे रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो थे वो लोग बैठे, एंड द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। और बोल्शेविक ने ये जो एमआरसी को लेके ये जो एक्शन लिया, वहाँ पर उस मीटिंग में जितने लोग बैठे थे ज़्यादातर सब ने जो है बोल्शेविक के इस एक्शन को जो है अप्रूव्ड किया, मेजॉरिटी दी, सब ने इसको पास किया कि बोल्शेविक ने जो किया वो ठीक किया। नाउ देयर वाज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। अभी यहाँ मॉस्को में जो थी बहुत ज़्यादा हैवी फाइटिंग चल रही थी, बट बाई दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। और दिसंबर तक बोल्शेविक ने जो है मॉस्को का एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था, पेट्रोग्रेड तो कर ही लिया था, पूरा मॉस्को और पेट्रोग्रेड के बीच का जितना एरिया था वो बोल्शेविक ने जो है अपने कब्जे में ले लिया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना चलते हैं सिविल वॉर इन रशिया, यानी कि ये हमारा अब लास्ट पार्ट है जो हम अब यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, एंड ये कुछ हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं जो हम इसमें अब पढ़ेंगे, ठीक है। सो सिविल वॉर इन रशिया है, और एक मिनट, फर्स्ट टॉपिक इसका अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, उसके बाद सिविल वॉर हुआ रशिया में, उसमें क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ नहीं हुई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड देन रशियन इकोनॉमी, स्टॉलिनिज्म, रशिया की इकोनॉमी कैसी रही, क्या हुआ रशिया की इकोनॉमी में, एंड स्टॉलिनिज्म, स्टॉलिन आए लास्ट जो वहाँ के रूलर रहे वो स्टॉलिन रहे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। What changes changed after अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो है वो क्या चेंज आया रशिया में, रशिया में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या क्या नई चीज़ें आई। फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया में क्या चेंज आया, बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक्स जो थे वो बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी के टोटली अपोज थे, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रहे। प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि जो इंडिविजुअल लोगों को जो प्रॉपर्टी दी जाती थी, ठीक है, इंडिविजुअली जो लोगों का अधिकार होता था, अलग अलग अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, ठीक है। तो वो इस चीज़ के वो खिलाफ थे। लास्ट जो चीज़ें हुई ना, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज नवंबर 1970 तक बोल्शेविक्स ने क्या किया, सारी जो इंडस्ट्रीज थी, सारे बैंक्स थे, उनको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज का मतलब है यानी कि गवर्नमेंट का अब इस पर जो है वो कब्जा हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट अपने अंडर ये सारी चीज़ें ले लेगी, गवर्नमेंट का कब्जा जो है बैंक और इंडस्ट्रीज पे अब यहाँ पर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। अब लैंड जो है
वो एक सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई लैंड जो है अब सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, सोशल प्रॉपर्टी है, एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और पीजेंट्स को इवन बोल्शेविक ने इतना अधिकार तक दे दिया था कि पीजेंट अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी, यानी कि जो नोबल पीपल्स के पास ये जो लैंड रहती थी, ठीक है, नोबल्स जो थे वो अब तक लैंड के मालिक हुआ करते थे, उन नोबल्स से पीजेंट्स ने जो है अब लैंड जो है एक तरीके से छीन ली थी उन लोगों ने, ठीक है। तो उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि भाई अब आप जो है पीजेंट्स जो हैं वो नोबल्स से जो है, नोबलिटी जो पीपल है उनसे जो है लैंड को जो है वो छीन सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी लैंड छीन ली। इन सिटीज़ में क्या हुआ, बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ अ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। और जो सिटीज़ थी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ना बिग हाउसेज बने हुए थे, और उन बिग हाउसेज में कौन रहता था, ऑब्वियसली सी बात है उन बिग हाउसेज में आपके रहते थे नोबल्स, ठीक है, और किंग के जो रिलेटिव्स हुआ करते थे, ठीक है, किंग के जो रिलेटिव्स हुआ करते थे वो रहते थे वहाँ उन बड़े बड़े पैलेसेस में, बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बहुत ही बड़े बड़े, ठीक है। तो उन जगहों पर ये लोग रहते थे। तो बोल्शेविक्स ने क्या किया, बोल्शेविक्स ने फोर्सफुली एनफोर्स किया, उन सारे बड़े बड़े घरों का पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, और आम जनता को, जो आम लोग थे उनको जो है पार्टीशन ऑफ अ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, जिसकी जितनी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आम जनता को बोल्शेविक्स ने वो बड़े बड़े घर जो है वो डिवाइड कर दिए, उनका पार्टीशन कर दिया, उन लोगों को घर दे दिए। नाउ दे बैन द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो अब नोबल्स लोग ना बड़े बड़े टाइटल्स ये लगाते थे एरिस्टोक्रेसी की, हम एरिस्टोक्रेट हैं, हम तो ये हैं वो हैं, ठीक है। तो ये एरिस्टोक्रेसी के जो टाइटल्स थे वो अब जो है बोल्शेविक्स के चलते अब ये एरिस्टोक्रेसी जो है वो बड़े बड़े टाइटल्स अपने इधर जो है वो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वो अब टाइटल्स जो थे सारे खत्म कर दिए गए, ठीक है। Result the चेंजेस को रखने के लिए न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइंड फॉर द आर्मी और एंड ऑफिशियल्स, नए डिज़ाइन जो है, नए डिज़ाइन की ड्रेस जो है बोल्शेविक्स ने बनाई आर्मी के लिए, ठीक है। फॉलोइंग क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इन 1918, यानी 1918 में इन्होंने क्लोथिंग का कॉम्पिटिशन रखा। उस क्लोथिंग कॉम्पिटिशन में इन्होंने ये आर्मी की ड्रेस भी जो है साथ साथ में उतार दी कि भाई अब नई ड्रेस होगी, सोवियत की, रशिया की नई ड्रेस होगी। व्हेन द सोवियत दैट व्हेन द सोवियत हैट, एक इन्होंने सोवियत का एक अपना सिंबल बनाने के लिए एक हैट रखी उन्होंने, जिस हैट का नाम हुआ करता था बुंडेनोवका, ठीक है, वॉज चूजन। और ये आप यहाँ पर ये हैट देख रहे हो, ये हैट जो है चूज करी बोल्शेविक्स ने, जो कि रशिया को या आप कह लो सोवियत को जो है डिनोट करेगी, ठीक है। सोवियत के लिए इन्होंने अपना सोवियत का सिंबल ये रखने के लिए इन्होंने ये हैट जो है यहाँ पर रखी। ये आप यहाँ पर यूनिफॉर्म देख सकते हैं, अ सोल्जर वेयरिंग द सोवियत हैट, सोवियत हैट ये पहनी हुई है, सोवियत की हैट है ये, ठीक है। यानी कि सोवियत यूनियन को दर्शाने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं यूएसएसआर को दिखाने के लिए, यूएसएसआर लोगों वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा कि ये यूएसएसआर की ड्रेस है, ठीक है। मेजर सेटबैक टू बोल्शेविक, बोल्शेविक के लिए एक बहुत मेजर सेटबैक था, बहुत बड़ा चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे थे, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे थे रशिया में, ठीक है। और वो सारा सब का सब बोल्शेविक की वजह से था, जिसके लीडर पहले आपके रहे व्लादिमीर लेनिन और उसके बाद रहे आपके स्टॉलिन। तो स्टॉलिन को बाद में जो है यहाँ का लीडर जो है बना दिया गया था, ठीक है। स्टॉलिन को जो है इसमें बाद में इसका लीडर बना दिया था, सो बोल्शेविक्स का लीडर बना दिया था, ठीक है। सो नवंबर 1917 में द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड। अब नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने जो है कोशिश किया प्रॉपर अपनी सरकार बनाने का, ठीक है। इलेक्शंस किए उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्होंने इलेक्शंस किए, लेकिन हुआ क्या, बट दे फेल्ड। लेकिन वो जो थे इस असेंबली के इलेक्शन में वो लोग जो थे वो फेल हो गए, ठीक है। जनवरी 1918 में क्या हुआ, असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बाकी और पार्लियामेंट में जो लोग बचे थे ना, उन्होंने बोल्शेविक की ये जो असेंबली थी, बोल्शेविक ने जो पार्लियामेंट में एंट्री करी, प्रॉपर सरकार बनाने के बारे में जो सोच रहे थे, उस बोल्शेविक के चीज़ों को, बोल्शेविक के मेजर्स को जो है टोटली असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया और लेनिन को डिसमिस कर दिया असेंबली से, ठीक है। लेनिन को यानी कि असेंबली से हटा दिया कि वो अब असेंबली के जो है वो करता धरता, कह सकते हैं करता धरता वो अब नहीं है, ठीक है। मार्च 1918 में क्या हुआ, डिस्पाइट अपोजिशन, बोल्शेविक ने इतना सारा अपोजिशन भी झेला, लेकिन इस अपोजिशन के बाद भी द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्का। द ब्रेस्ट लिटोस्का इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ये एक प्लेस का नाम है
ठीक है। तो काफ़ी बोल्शेविक ने बहुत विरोध का सामना किया, मतलब बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट भी थे, कई लोग उनके फेवर में थे तो कई लोग उनके अगेंस्ट में थे। पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर कई लोग उनके फेवर में थे तो कई लोग उनके अगेंस्ट में भी थे। तो उसने काफ़ी विरोध झेला बोल्शेविक ने, और इतने विरोध के बावजूद भी, डिस्पाइट अपोजिशन, इतने सारे विरोध के बावजूद भी बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ एक पीस कायम रखा। पीस वाली जो एक ट्रीटी थी, शांति की ट्रीटी नहीं, काइंड ऑफ जर्मनी के साथ एक अच्छे संबंध, पीस वाले संबंध जो है वो बना के रखे। ब्रेस्ट, ये नेम ऑफ अ प्लेस है, ब्रेस्ट लिटोस्पा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। अब जो है आपकी रशिया जो थी वो एक वन पार्टी स्टेट बन चुकी थी। बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। अब बोल्शेविक सिर्फ एक पार्टी बची थी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती थी। सॉरी, ठीक है, मतलब इसके अलावा और कोई पार्टी जो थी, नो पार्टी, कोई पार्टी रशिया में थी ही नहीं। यूएसएसआर में कोई और पार्टी थी ही नहीं, सिर्फ एक बोल्शेविक की पार्टी थी जो अब तक इतना काम कर चुकी थी रशिया में। ठीक है, बहुत सारा वर्क ये जो है रशिया में कर चुकी थी, काफ़ी काम इन्होंने किया, सोशलिज्म को बढ़ावा इन्होंने बहुत दिया, पीसेंट्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए, नोबिलिटी ख़त्म करी, राजा का सारा रूल बोल्शेविक्स ने ख़त्म करने में बहुत काम किया। ठीक है, नोबिलिटी को ख़त्म किया, चर्च के रूल को ख़त्म किया, चर्च जो राजा चर्च के साथ जो मिलके जो काम करता था वो सारी चीज़ें ख़त्म करी, और एरिस्टोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बैन कर दिया कि आप कोई भी एरिस्टोक्रेसी का जैसा कोई भी टाइटल जो है नहीं लगाएगा। तो बहुत सारा इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ इनकी पॉलिसीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इलेक्शन में अब बोल्शेविक के अलावा और कोई पार्टी बची ही नहीं थी। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो जितनी भी एक ये पार्टी थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, और यही फिर कंट्री की पार्लियामेंट बनी प्रॉपर। रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत यही पार्टी थी, और ये पार्लियामेंट में इसने पार्टिसिपेट किया और देश की सांसद बन गई। मतलब यही पार्टी देश की, इसी पार्टी ने देश की सांसद को बनाया। ठीक है, बोल्शेविक ही रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत पार्टी बनी बाद में। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सोवियत संघ की अखिल रूसी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, सोवियत संघ यानी कि रशियन सोवियत। ठीक है, ट्रेड यूनियन वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और जो ट्रेड यूनियंस थे, जितने भी ट्रेड यूनियनों की पार्टी थी, उसको इस पार्टी के अंडर कंट्रोल में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम अंडर बोल्शेविक। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम अंडर बोल्शेविक। कुछ जगहों पर इन्होंने जो है ना लोगों को, मतलब पर्सन्स की अगर हम बात करें तो पर्सन की इंडिविजुअल फ्रीडम को जो है कई जगह पर इन्होंने छीन लिया था। ठीक है, तो इन्होंने छीन लिया था, यानी कि इंडिविजुअल ये राइट्स जो थे, बोल्शेविक ने कई लोगों को इंडिविजुअल राइट्स से जो है परे रखा था, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल राइट्स इन्होंने जो है कई लोगों के छीन लिए थे। ठीक है, सो द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट, द लेटर OGPU, लेटर इनको OGPU कहा गया, एंड NKVD। एक सीक्रेट पुलिस इन्होंने रखी, बोल्शेविक्स ने एक सीक्रेट पुलिस रखी जिसको चेका कहा जाता था। पहले चेका कहा जाता था, बाद में इसके नाम चेंज होते गए। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। अब इसने भी मतलब ना कहीं वही लेनिन वाला या वो राजा वाला, जार वाला, जो इसने धीरे धीरे ये चीज़ अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अगर कोई भी बोल्शेविक के जो है अगेंस्ट में अगर कोई भी कुछ भी बोलता था तो ये क्या करते थे, हु क्रिटिसाइज, उसको जो है वो पनिश्ड करते थे। कौन, ये पुलिस। ठीक है, ये जो चेका पुलिस थी, ये जो थी ये पनिश करती थी उन लोगों को जो अगर कोई भी क्रिटिसाइज करता था बोल्शेविक को, या बोल्शेविक के अगेंस्ट में अगर कोई भी बोलता था तो उनको ये पनिश करती थी। ठीक है, मैनी यंग राइटर्स आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर द सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। तो अच्छा, ऐसा था ना कि बहुत सारे लोग जो थे वो तो इनकी पॉलिसीज से और इनकी जो भी चीज़ें ये बना रहे थे खुश थे। कुछ लोग लेकिन ऐसे थे, कुछ पॉलिसीज़ मतलब इनकी ऐसी थी जिनसे लोग खुश भी नहीं थे। कुछ पॉलिसीज़ को ये लोग एग्री कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिनको लोग एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो यंग राइटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैली करी। ठीक है, रैली किया पार्टी के लिए, टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। क्योंकि जो बोल्शेविक पार्टी थी वो सोशलिज्म के साथ खड़ी थी और कंट्री में चेंजेस होने चाहिए, सोशलिज्म चेंज लेकर आएगा कंट्री में, उसके साथ खड़ी थी। तो इसलिए वो यंग राइटर्स और आर्टिस्ट जो थे इस बोल्शेविक पार्टी के फेवर में खड़ी थी। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो डिसइल्यूजन में थे, यानी कि वो लोग सेंसरशिप, पार्टी ने जो कुछ चीज़ों पे सेंसरशिप लगाई हुई थी, सेंसरशिप को एनकरेज करती थी बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी कुछ चीज़ों को सेंसरशिप करती थी और उसको एनकरेज करती थी, यानी कि उनको फेवर करती थी कि हाँ भाई, कहीं कुछ जगहों पर जो है वो सेंसरशिप होनी चाहिए।
जिससे जो है बट मैनी दिखे, मैनी मतलब यहाँ पर है पीपल, तो जिससे बहुत सारे लोग जो थे वो इनके अगेन फेवर में नहीं थे, वो इनके अगेंस्ट में थे, ठीक है, वो इनको नहीं पसंद कर रहे थे। वो बोल्शेविक की कुछ जो ये कह सकते हो आप, कुछ पॉलिसीज़ को जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ पॉलिसीज़ को पसंद वो लोग नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी ना कर रहे थे, ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रही थी, जो समझ में आ रही थी उसको वो बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे उन पॉलिसीज़ को, ठीक है, तो ये था, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है आपकी सिविल वॉर। अब इसके बाद हो गया रशिया में सिविल वॉर। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं व्हाट इज सिविल वॉर। फर्स्ट वी कम कि सिविल वॉर होता क्या है, व्हाट इज सिविल वॉर। अ सिविल वॉर इज अ वॉर इन विच पार्टीज within the same culture, society or nationality fight against each other for the control of the political power. ये as simple है, इसमें कोई वो नहीं है। सिविल वॉर वो होती है जहाँ पर एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही कल्चर के लोग, एक ही सोसाइटी के लोग जो हैं वो उनकी एक ही नेशनलिटी है, वो आपस में फाइट करने लगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। किस लिए? कि पॉलिटिकल कंट्रोल इस ग्रुप को दिया जाए, पॉलिटिकल कंट्रोल ये ग्रुप चाहता है, पॉलिटिकल कंट्रोल वो ग्रुप चाहता है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे कब्जे में हो, हम दूसरे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारे कब्जे में हो, कुछ कह रहे हैं गवर्नमेंट हमारे कब्जे में हो, कुछ कह रहे हैं गवर्नमेंट हमारे कब्जे में हो। तो ये सिचुएशन होने की वजह से जो आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है लोगों के बीच में, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, एक सोसाइटी है, कल्चर है, नेशनैलिटी है, इन सब में मतलब वो लोग सेम है, और इंस्टेंट ऑफ दैट वो लोग आपस में जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्यों? सिर्फ इस पॉलिटिकल पार के लिए वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सिविल वॉर, इसी को सिविल वॉर कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, ये और ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ आर्मी भी घुस गई है, सिविलियंस भी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिविल वॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी प्लेसेस में हुई है। तो सिविल वॉर डेफिनेशन जो अगर आप आती है तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन ज़्यादा आपकी 1 मार्क्स में आएगी, ठीक है। सो बहुत सिंपल डेफिनेशन हमने यहाँ पे डाली है, तो 1 मार्क्स की डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन है ये, ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आता है व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब बोल्शेविक्स ने ना लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया था कि भाई लैंड जो है दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, नोबिलिटी से सारा लैंड छीन के जो है पीजेंट्स को दे दिया उन्होंने, बोल्शेविक्स ने। तो इस वजह से भी पीजेंट्स, वर्कर, सबके सब जो थे वो उसके फेवर में थे, बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, ठीक है। उसने बहुत कुछ अच्छे भी काम किए, काफ़ी अच्छे काम किए बोल्शेविक्स ने। द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। अब यहाँ क्या हुआ, जो रशियन आर्मी थी वो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो रशियन आर्मी जो है वो बिगेन टू ब्रेकअप, आपस में ब्रेक होने लगी, मतलब टूटने लगी, या आप कह लो आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा होने लगा, ठीक है। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स, ज्यादातर सोल्जर्स क्या थे आर्मी में, ज्यादातर पीजेंट्स थे। विश टू गो टू होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड, अपना अपना हक लेने के लिए, अपना अपना लैंड लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो अपना लैंड लेने के लिए, अपनी ज़मीन लेने के लिए आर्मी से, मतलब पीजेंट्स जो थे वो ज़्यादातर सोल्जर्स थे, सोल्जर्स जो है सारी आर्मी सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है अपना लैंड लेने के लिए वो सिटी की तरफ जो है भागने लग गए। तो नॉन बोल्शेविक्स, जो बोल्शेविक्स में नहीं थे, जो बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं करते थे, तो उन्हें नॉन बोल्शेविक्स कहते थे। सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, तो जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। तो बोल्शेविक जो ये इतना बढ़ चढ़ के जो इतना काम कर रहा था, इसके अगेंस्ट जो थे ये सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, ये सब इसके अगेंस्ट में लीडर्स थे। इनके जो नेता थे वो दक्षिण रूस चले गए, ठीक है। द लीडर्स मूव टू साउथ रशिया, ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स, द रेड्स। बोल्शेविक्स को रेड्स कहा जाता था क्योंकि ये लोग रेड कैप्स पहनते थे। अभी आगे बताएंगे क्या, अभी आगे इसका भी डिस्क्रिमिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बोल्शेविक से लड़ने के लिए सैनिकों को संगठित करना लग गए, मतलब वही जो आर्मी थी अपनी सेना बनाने लग गए, आर्मी बनाने लग गए, ताकि बोल्शेविक से जो है डायरेक्टली जो है वो लड़ा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ था, अभी जो है आपके 3 ग्रुप्स बन गए थे। पहला था रेड जो कि बोल्शेविक्स था, दूसरा था ग्रीन जो कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का ग्रुप था, और तीसरा था व्हाइट्स जो कि प्रो ज़ारिस्ट था। प्रो ज़ारिस्ट जो थे यानी कि जो जार से पहले जो थे, ठीक है, ये जो थे बेसिकली जार के समर्थक थे, ठीक है। प्रो ज़ारिस्ट जो थे वो व्हाइट्स थे, वो जार के फेवर में रहते थे। निकोलस सेकंड नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि भाई मोनार्की रहे, राजा का रूल रहे। वो लोग प्रो ज़ारिस्ट जो थे वो यही चाहते थे। प्रो ज़ारिस्ट में अरिस्टोक्रेटिक आते थे, राजा के रिलेटिव्स आते थे, राजा के जानने वाले आते थे, नोबल्स आते थे, नोबिलिटी वाले थे, क्लर्जीज, चर्च के जो लोग थे वो आते थे प्रो ज़ारिस्ट में। ये सारे के सारे प्रो ज़ारिस्ट में आते थे, ठीक है। ये सारे राजा के समर्थक थे। ड्यूरिंग 1918 से 1919 मोस्ट ऑफ द रशियन आर्मी वाज कंट्रोल्ड बाय ग्रीन्स एंड वाइट। और 1918-1919 में, यानी कि इस एक साल में, एक साल तक जो है, एक साल के बीच में आप कह लो, इस एक साल तक जो रशिया की जो आर्मी थी वो ज़्यादातर कौन कंट्रोल कर रहा था, कि ग्रीन्स एंड वाइट्स। ये आपके हो गए ग्रीन्स और ये हो गए आपके वाइट, ठीक है। तो ग्रीन और वाइट उन्होंने एक साल तक 18 से 19 तक जो है रशियन आर्मी को जो है वो कंट्रोल किया, ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे जो रेड्स जो थे
वो लेनिन के फॉलोअर थे। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पहले का पढ़ाया हुआ है तो इसलिए मैंने इसको डाल ही दिया, ठीक है। जो ये सारे थे आपके लेनिन के फॉलोअर, और सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा ये लोग फेवर करते थे, ठीक है। सोशलिज्म को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। बोल्शेविक्स जो कि रेड कहलाते थे। दूसरे थे आपके पीजेंट्स जो कि ग्रीन थे। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जिसे कहा जाता था, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये पीजेंट्स थे, ठीक है। ये सारे के सारे पीजेंट्स जो थे, इन पीजेंट्स की अलग अपना ये वाला सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी वाला इनका ग्रुप बना हुआ था। लेकिन बोल्शेविक्स भी जो थे वो पीजेंट्स के लिए वो भी काम करते थे, ठीक है। वो जो काम कर रहे थे वो सोशलिज्म के लिए भी कर रहे थे और वो पीजेंट्स के लिए भी काम कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके वाइट्स आपको बताई दिए जो कि जार के फेवर में थे। कंजर्वेटिव पीपल्स नोबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने आपको बताया ना, नोबल्स थे, नोबिलिटी थे, और आपके किंग के रिलेटिव्स इसमें थे, ठीक है। किंग के रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो थे वो प्रोजारिस थे, जार के समर्थक जिसे हम कह सकते हैं, समर्थक, ठीक है। ये जार के समर्थक थे, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, दे वर बैक बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। तो इन सबको जो है आपके फ्रांस और अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स ने जो है बैक किया। मीन्स यहाँ पर जो है उनकी बात हो रही है, यानी कि जो बोल्शेविक के अगेंस्ट में है। यहाँ पर ग्रीन और प्रो जारिस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्रो जारिस्ट और ग्रीन को फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज जो ट्रूप्स थे ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे, ठीक है ना। एंड ऑल दोज फोर्सेस वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। और ये ही सभी फोर्स जो थी वो रशिया में जो सोशलिज्म इतना बढ़ता जा रहा था, सोशलिज्म में क्या था, सोशलिज्म में ये था कि भाई जो भी चीज़ है देश के अंदर, कंट्री के अंदर, किसी रीजन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है, सारी चीज़ें सभी लोगों में इक्वली डिवाइड हों, सभी उसका इक्वली जो है यूज़ कर सकें, ठीक है। ये नहीं कि लैंडलॉर्ड्स या नोबिलिटीज़ को ही सारा ज़मीन पे जो है हक हो, बाकी और किसी को जो है इस पर हक ना मिले, फार्मर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, इन सबको इस पे हक ना मिले। तो इसी को कहते हैं सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म यही है कि एवरीबडी गेट द इक्वल राइट, ठीक है, सबको हर चीज़ बराबर से मिले। तो यहाँ पर ये सारी जो कंट्रीज़ थी ना, ये सारी कंट्रीज़ बड़ी टेंशन में थी, ये सारी कंट्रीज़ बड़ी वरीड थी कि भाई रशिया में जो है सोशलिज्म बहुत ही तेज़ तरीके से जो है स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पे जो स्प्रेड हो रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो रशिया से धीरे धीरे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में भी सोशलिज्म के लिए लोग जो है लड़ने लग गए, और वही हुआ, आगे चल के वही हुआ, ठीक है। सो दे सपोर्ट द ग्रीन्स एंड वाइट। तो इसीलिए इन सारी जो आर्मी थी, इन सारी कंट्रीज़ की जो ट्रूप्स थी, इन्होंने वाइट्स और ग्रीन्स का जो है फेवर किया, उनको सपोर्ट किया। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर। अब क्या हुआ, ये ट्रूप्स जो है रशिया आके ग्रीन और वाइट्स की तरफ से बोल्शेविक्स के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई, ठीक है। यानी कि हुआ क्या कि ग्रीन और वाइट्स एक तरफ थे और बोल्शेविक लीडर्स यानी कि रेड्स जो थे वो एक तरफ थे। अब दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए, ठीक है। ये दो एक तरफ और एक तरफ, बोल्शेविक एक तरफ, दो एक तरफ ग्रीन और वाइट्स, और ये लोग आपस में जब सेम कल्चर, सेम एथनिक ग्रुप, बताया ना सिविल वॉर क्या होता है, इसलिए पहले सिविल वॉर की डेफिनेशन ऊपर दी, सेम लैंग्वेज और सारी चीज़ें सेम फॉलो करने वाले दो ग्रुप्स की थिंकिंग सिर्फ जो है अलग अलग हो जाए, अलग अलग सोचने लगे, और जिस वजह से वो लोग आपस में लड़ने लगे, भिड़ने लगे, इसी को कहते हैं सिविल वॉर, ठीक है। अब इस सिविल वॉर में क्या हुआ, लूटिंग हुई, बैंडेटरी हुई, फेमाइन्स बिकेम कॉमन। यानी कि यहाँ जो सिविल वॉर हुई, इस सिविल वॉर में लोगों ने, यानी कि जो वाइट्स थे, लोगों ने क्या, स्पेशली वाइट्स जो थे वो और ग्रीन्स, ठीक है, इन दोनों ने ही जो है लूटिंग करी, यानी कि लोगों को लूटा, बैंडेटरी यानी कि डकैती वगैरह डाली लोगों के घर में, फेमाइन्स आए लोगों के मतलब पूरे रशिया में फेमाइन्स हो गए, ठीक है, बिकेम कॉमन। और ये सारी चीज़ें जो थी अब रशिया में जो थी वो कॉमन होने लग गई थी, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ वहाँ पर। सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एमंग वाइट्स, वाइट्स के साथ जो और लोग जो थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में थे, टुक हार्ड स्टेप विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड द लैंड। पीजेंट्स को क्या किया था, पीजेंट्स को बोल्शेविक्स ने पूरी आज़ादी दे दी थी कि अब लैंड जो है वो किसका है, पीजेंट्स का है, ठीक है, पीजेंट्स का लैंड है। और पीजेंट्स जो है उस लैंड पर जो है आराम से अपना एग्रीकल्चर, ठीक है, या आपको किसी भी तरीके का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जिस भी चीज़ की नीड है वो बोल्शेविक पीजेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे। यही तो बोल्शेविक्स ने किया, और बोल्शेविक्स ने उस लैंड को सारे पीजेंट्स में इक्वली जो है उसको डिवाइड कर दिया या रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जो वाइट्स के फेवर में थे, जो वाइट्स और जो लोग थे जो वाइट्स के फेवर में थे, उन्होंने इन पीजेंट्स के अगेंस्ट में हार्ड स्टेप लिया, वो हार्ड स्टेप जहां पर पीजेंट्स ने ये पूरी लैंड जो है सीज कर दी। देख सकते हो, सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक। और इस तरीके का जब स्टेप जो है लिया गया, तो इस स्टेप की वजह से
जो नॉन बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे, हुआ क्या कि वो लोगों को जो अब तक कहीं यहाँ वहाँ से जो उनको सपोर्ट मिल रहा था, नॉन बोल्शेविक्स को जो सपोर्ट मिल रहा था, वो सपोर्ट जो था वो कहीं ना कहीं तक जो है वो खत्म हो गया उनका सपोर्ट, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी करी, मतलब पूरे रशिया में लूटपाट मचाई, डकैती करी, और जिसकी वजह से फेमाइंस आए और ये सारी चीज़ें जो थी अब वहाँ पर रशिया में बहुत टाइम, बहुत महीनों तक जो थी कॉमन हो गई। तो इसलिए जो नॉन बोल्शेविक्स थे उनको सपोर्ट मिलना बंद हो गया। हमारा बोल्शेविक विक्ट्रीज, तो बाई जनवरी 1920 आ गई, अब जनवरी की 1920 आ गई। बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन अम्पायर। अब बोल्शेविक्स ने जो है ज़्यादातर फॉर्मर रशियन अम्पायर को जो है अपने कंट्रोल में बोल्शेविक्स ने ले लिया था। दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉर्पोरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। तो ये सक्सेस क्यों हुए, बोल्शेविक सक्सेस क्यों हुए, बोल्शेविक सक्सेस क्यों इसलिए हुए, अगर क्वेश्चन आता है बोल्शेविक्स विक्ट्री तो आप इसमें ये सारे ये पॉइंट्स जो है डाल सकते हैं, इट बिकम्स अ 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बन सकता है, ठीक है। सो वो सक्सेस इसलिए हुए क्योंकि जो नॉन रशियंस थे वो बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे। रशियंस तो कम ही कर रहे थे सपोर्ट, लेकिन जो नॉन रशियंस थे वो बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे, नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ एंड मुस्लिम जिहादिस्ट। मुस्लिम जिहादिज्म, वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे और जो दूसरी कंट्री में मुस्लिम्स थे जो रह रहे थे, वो अपने ही अरब के मुस्लिमों द्वारा उनको टॉर्चर किया जा रहा था, वो मुस्लिम्स भी जो है बोल्शेविक को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। Now cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik। तो कुछ कॉपरेशंस जो थे वो वर्कआउट नहीं हो पाए, इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कॉर्पोरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न। यहाँ पर ये था कि जो खुद रशियन कॉलोनिस्ट थे, जो रशियन पीपल्स ने जो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे अपनी कॉलोनीज जमाई हुई थी, तो वो जो रशियन कॉलोनिस्ट थे वो खुद ही बोल्शेविक बन गए उन जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस में वो खुद को अपने आप को बोल्शेविक कहलाने लगे कि हम बोल्शेविक हैं। तो हुआ ये कि बोल्शेविक को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हुआ, ना ही कोई बोल्शेविक की कोई अलग से कोई कॉपरेशन बन पाई। इन खीवा इज अ नेम ऑफ अ प्लेस जो सेंट्रल एशिया में पड़ती है, ठीक है। बोल्शेविक कॉलोनीज, ये जो बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, सोशलिज्म के नाम पे कि हम सोशलिज्म फैला रहे हैं ऑल ओवर पूरे रशिया में या वर्ल्ड में, सोशलिज्म के नाम पे इन्होंने लोकल जो नेशनलिस्ट लोग थे उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से इन लोगों ने जो है मारा पिटाई करी, ठीक है, जो लोकल नेशनलिस्ट थे, ठीक है। बहुत मैसेकर किया, मतलब लाखों की हजारों की संख्या में लोगों को मारा, ठीक है। और इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज थे कि बोल्शेविक जो है ये किस तरीके की सरकार चला रही है, ठीक है। यहाँ पर अब आता है फाइनली फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। अभी आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको यूएसएसआर का न्यू मैप भी दिखाऊंगी। यूएसएसआर मींस रशिया, हाउ रशिया बिकेम यूएसएसआर, इसी तरीके से बना जो अब तक आपने जो स्टोरी पढ़ी पूरी रशिया की, सोशलिज्म स्प्रेड हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इन्हीं सब चीज़ों को लागू करते करते, इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते करते जो है रशिया बिकेम यूएसएसआर। ना पार्टी टू रेमेडी द सिचुएशन, पार्टी के पास इस जो सिचुएशन जो हो रही थी, बोल्शेविक के नाम पे दूसरे लोगों को मारा जा रहा था, इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन, उसको रेमेडी निकाल दी थी। सो मोस्ट नॉन रशियन नेशनैलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। इन्होंने नॉन रशियन नेशनलिटीज को वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, यानी कि नॉन रशियन जो थे, नॉन रशियन लोग जो थे उनको जो है भी यूएसएसआर के अंदर यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर उनको भी बहुत सारी चीज़ों की सत्ता पर आज़ादी दी गई, यानी कि पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में उनको भी थोड़ी बहुत आज़ादी दी गई कि क्योंकि वो वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको आज़ादी देना, उनको फ्रीडम देना, उनको कुछ पार्ट्स देना भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। और बोल्शेविक्स ने जो है जो एक नया स्टेट बनाया रशियन एम्पायर से, वो बना आपका 1922 में, इट बिकेम यूएसएसआर, ठीक है। ये है आपका रशिया का मैप। तो इसमें रशियन एम्पायर है, ये जो आप देख रहे हो मैप में, यहाँ पर ये पूरा जो सोवियत यूनियन जो आपको लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये छोटी छोटी आपको कंट्री दिख रही है, लाटविया, एस्टोनिया, उज्बेकिस्तान, ये यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है, और पुराना वाला मैप भी मैंने आपको दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है। और किर्गिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ लाटविया, लिटोनिया, बेलारूस, पोलैंड, ये सारा का सारा पूरा रशिया में पहले आता था, ठीक है। एंड इट इज़ टू बी कॉल्ड एज रशियन अम्पायर, इसे रशियन अम्पायर, शुरू से ही रशियन अम्पायर कहा जाता था, ठीक है। अब ये रशियन अम्पायर ना होके अब ये बन गई थी आफ्टर द सिविल वॉर के बाद ये पूरा एरिया, स्पेशली ये वाला जो आप प्लेसेस देख रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी जो कंट्रीज थी, इसका क्लियर मैप मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, ये सारी कंट्रीज जो थी, ये
सारे छोटी छोटी कंट्रीज नहीं थी, छोटे छोटे रीजन्स थे। सो ये रीजन सारे के सारे आपके रशिया में ये सारे के सारे रीजन्स आते थे एंड इसे रशियन अंपायर कहा जाता था। रशिया नाम इसका शुरू से ही था, ठीक है, रशियन अंपायर इसको कहा जाता था। और बाद में यही सारी प्लेसेस, यही सारे रीजन्स आज एक अलग अलग कंट्री बन गए हैं। जो ये पूरा अब बन गया था यूएसएसआर सिविल वॉर के बाद, ठीक है। सो ये बना आपका सोवियत यूनियन रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर। ठीक है, दिस ये है आपका पूरा रशिया, यूएसएसआर जिसे आप कह सकते हो। देख रहे होंगे कि यहाँ पर लैटविया, लिथुआनिया है, एस्टोनिया, रशिया का एक छोटा सा एक पार्ट और भी है, लैटविया है, बेलारूस, मालडोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो ये सारा का सारा आपका आता था रशियन अंपायर में। तो ये लोगों के लिए क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन द रशियन सिविल वॉर एक्सेप्ट, ये एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो था रशियन सिविल वॉर में इन्वॉल्व था। तो द रेड्स, द वाइट्स, द ब्लू, द ग्रीन्स, इनमें से कौन सा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ABCD, और साथ में आपको लिखना भी है कि कौन सा ग्रुप था, ठीक है, ABCD के साथ। सो जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से बनाई जा रही थी रशिया में। बोल्शेविक गवर्नमेंट थी, बोल्शेविक ने गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले रखा था, पूरी सत्ता बोल्शेविक की थी। अब जो सोसाइटी है उसको कैसे ही सोशलिस्ट वे में डिजाइन किया। नाउ ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया जो सिविल वॉर के ही टाइम पे बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज यानी कि गवर्नमेंट का इस पे अब हक होगा, ठीक है, सारी चीजें नेशनलाइज कर दी, मतलब गवर्नमेंट सारी चीजों को, इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट देखेगी, बैंक्स को गवर्नमेंट देखेगी। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट के देखने से ये भी फायदा है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो पीपल है, इनका पीपल को जो है गवर्नमेंट अगर कोई चीज देख रही है तो पीपल को इसका प्रॉफिट लगभग मिलता ही मिलता है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल नहीं देख रहा है यहाँ पे, मोनार्की नहीं देख रही है चीजों को, ठीक है, यहाँ पे नोबल्स नहीं देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई किंग नहीं है, ठीक है, बोल्शेविक्स के लीडर्स हैं, और लीडर्स वहाँ कोई एक नहीं है, लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, और उसमें आपकी आम जनता भी शामिल है, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्टेप था। सेकंड, इन्होंने क्या किया, दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। इन्होंने पीजेंट्स को जो है सारी परमिशन दे दी कि आप जो है जितना भी नोबल्स का जो लैंड है आप जो है उसको सही अपनी हिसाब से जो है आप इसको कल्टिवेट करिए, जिस तरीके से आप इसे कल्टिवेट करना चाहते हैं। दैट हैड बीन सोशलाइज, यानी कि ये एक इनका सोशलाइज्ड करने का एक तरीका था बोल्शेविक का, कि आप जो है लैंड को कल्टिवेट करिए, वो उन्होंने पीजेंट्स को दे दिया, ठीक है। बोल्शेविक यूज कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। तो बोल्शेविक ने क्या किया, मतलब बोल्शेविक ने लोगों को ये बताया कि सामूहिक कार्य क्या हो सकता है, एक साथ काम करना, सोशलिज्म करना, सामूहिक काम कार्य करना क्या हो सकता है, ये बताने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए बोल्शेविक ने जितनी ही जब्त की गई भूमि थी उसको उपयोग में लाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो पीजेंट्स को दे दिया कि आप इसको यूज करिए, ठीक है। A process of centralized planning was introduced। साथ ही साथ बोल्शेविक ने इसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम जो है शुरू किया। अब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या सिस्टम होता है कि सेंट्रलाइज में कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश के लिए एक ही प्लान्स बनाएगी, एक ही लॉ निकालेगी, एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालेगी, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे ऑल ओवर जो पीपल है कंट्री में उन सभी को वो सारे रूल्स रेगुलेशंस या लॉ, रूल्स, प्लान्स वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। ऑफिशियल वर्कड ऑन हाउ द इकोनॉमी विल वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 years पीरियड। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, 5 year पीरियड। तो यहाँ पर बोल्शेविक गवर्नमेंट ने एक 5 साल का प्लान लेकर आई, ठीक है, 5 साल का प्लान लेकर आई, और इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ ऑफिशियल्स जो है अपॉइंट किए, और वो ऑफिशियल्स अब रशिया की इकोनॉमी के ऊपर बैठ के काम करेंगे, और काम करते वक्त वो पूरा रशिया की 5 साल का आगे का पूरा प्लान बनाएंगे कि आगे जो गवर्नमेंट है उसको आगे रशिया के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कौन कौन से प्लान्स बनाने हैं, ठीक है, एजुकेशन में क्या क्या काम करने हैं, पीजेंट्स को लेके क्या क्या काम करने हैं, यानी कि एग्रीकल्चर को हम भी बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर को लेके क्या क्या काम करना है, प्रोडक्शन को लेके क्या काम करना है, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो ये सारे ऑफिशियल्स जो थे वो वर्किंग करने बैठे, और हाउ द इकोनॉमी विल वर्क, इकोनॉमी कैसे रन करेगी उसके लिए उन्होंने एक टारगेट सेट किया, और वो टारगेट था आपका 5 year प्लान, यानी कि 5 साल तक के लिए पूरा टारगेट बनाया गया, 5 साल तक का पूरा टारगेट डिसाइड किया गया, ठीक है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी इसी तरीके से ये 5 year का प्लान जो है फॉलो किया जाता है, और इस 5 year के प्लान के प्लानिंग जो सिस्टम है वो इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी हैं, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ तो है ही, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था उसी को हम एज इट इज़ फॉलो कर रहे थे कई सालों तक, लेकिन बाद में उसमें धीरे धीरे चेंजेस किए गए, ठीक है। और 2 साल
कि जो ये चेंजेस किए गए थे 2 साल और जो 11 महीने लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो उसे बनाने में नहीं लगे, कुछ चीज़ें बनाई गई, बाकी जो था कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ ब्रिटिश का है, हम कई सालों तक फॉलो करते गए, ठीक है। कुछ चीज़ों में चेंजेस किए गए, उन चीज़ों में जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में नहीं चल सकती थी, वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम का रूल्स थे जो वहां चल सकते थे जब तक इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दे मेड द 5 ईयर प्लान्स एंड इसी के बेस पे इन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए कि आगे 5 साल में हमें रशिया में क्या क्या चीजें करनी है। तो गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और उसी समय 5 साल तक के लिए गवर्नमेंट ने सारे इंडस्ट्रियल में ग्रोथ हो, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो, इसके लिए इन्होंने सारे चीज़ों पर सारे प्राइजेस जो थे वो इसी टाइम सारे फिक्स कर दिए। ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान, तो पहले 2 प्लान इनके थे 27 से 32 तक, और दूसरा प्लान इन्होंने बनाया 33 से 38 तक, यानी कि आप देख सकते हो कि 1927 से लेके 38 तक इस पूरे 10 साल तक बोल्शेविक्स लीडर्स और बोल्शेविक की ही गवर्नमेंट रशिया में बनी रही, बोल्शेविक ही सत्ता पर कायम रही थी, ठीक है। डिड यू नो, एक इंपॉर्टेंट चीज है यही जो मैंने अभी आपको बताई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑब्टेन मेनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। द 5 ईयर प्लान वाज ऑब्टेन फ्रॉम द यूएसएसआर, ठीक है। Now centralized planning led to economic growth. अब जो centralized planning system जो बोल्शेविक्स ने बनाया, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन जो था वो भी इंक्रीज होने लगा बिटवीन 29 से 33 तक बाई 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। और ऑयल, कोल और स्टील में प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ 29 से 33 तक, ठीक है। न्यू फैक्ट्रीज सिटीज केम इनटू बीइंग। अब जो था, जो नई नई जो सिटीज बन रही थी वो इस टाइप की सिटी थी, न्यू फैक्ट्री सिटी, यानी कि सिटीज में भी अब कुछ फैक्ट्रीज जो है बनाई जा रही थी जिनको कहा जाता था न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बिग। यहाँ पर हमारा कंडीशन ऑफ वर्कर्स की कंडीशंस क्या थी और कैसी थी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। इतना ज्यादा रैपिड कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ही डे बाई डे जो है वो पुअर होती जा रही थी, ठीक है। इन द सिटी मैग्निटोगोर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 ईयर्स। मतलब ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि वर्कर्स को इतना डॉन टू डस्ट तक काम करना पड़ता था कि वहाँ पर एक सिटी है, एक सिटी का नाम है ये मैग्निटोगोर्स्क, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि कंस्ट्रक्शन जो चल रहे थे, जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह बन रही थी, तो यहाँ पर एक स्टील प्लांट जो है सेटअप किया गया था। ये स्टील प्लांट उस जमाने में 3 साल के अंदर जो है वो इसे बनाकर खड़ा कर दिया। आज के टाइम पे पॉसिबल लग सकता है, लेकिन उस टाइम पे यानी कि 19th सेंचुरी के आसपास उस टाइम पे पॉसिबल नहीं लगता था ये सारी। Workers live hard lives and the result was 550 stoppages of workers in the first year alone. So workers ने यहाँ पर जो है बहुत ही कठिन जीवन जिया, बहुत ही लाइफ उनकी बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल लाइफ थी। और इस मिजरेबल लाइफ के होने की वजह से हुआ क्या, 1 साल के अंदर ही कई मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर मीन्स 1 साल में ही कम से कम 550 बार इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो है वर्कर्स को काम जो है वो रोकना पड़ा। मतलब पहले वर्ष में, पहला वर्ष किसका था, पहला वर्ष था वो बोल्शेविक्स का, ठीक है, क्योंकि बोल्शेविक्स की अब यहाँ पर गवर्नमेंट आ गई थी, बोल्शेविक्स का ईयर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो बोल्शेविक्स का इस पहले ईयर में ही करीब 550 बार जो है वो वर्कर्स को काम जो है रोकना पड़ा, क्योंकि उनकी जो जीवन था ना, उनका जो जिंदगी थी, जो उनका जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रखी थी, ठीक है। इन क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्रीज बिलो पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट। मतलब ये था कि वहाँ पर बहुत अच्छी कहीं फैसिलिटीज़ बोल्शेविक्स गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड करी थी, कहीं कहीं पर तो उन्होंने बहुत अच्छे क्वार्टर्स, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑल ओवर रशिया अंपायर, यूएसएसआर इतना बड़ा अब बन चुका था कि वो सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, ठीक है। और ना प्रोवाइड करवा पाने की वजह से ही जो है क्या हो रहा था कि कहीं पे कंडीशंस वर्कर की बहुत ज़्यादा खराब थी, तो कहीं पे कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कहीं जहाँ पर खराब थी वहाँ पर क्या होता था, जो लिविंग क्वार्टर्स होते थे वो इस तरीके से क्वार्टर्स होते थे कि 40 एट 40 डिग्री बिलो, ताकि -40 डिग्री सेल्सियस सर्दियों के टाइम पे, ठंड में -40 डिग्री सेल्सियस रशिया में टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, ठीक है। मतलब पता है इंसान को क्या, लोहे को तक जमा देने वाली ठंड होती है रशिया में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, जो क्वार्टर्स बने थे वो 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, इस तरीके से क्वार्टर्स बने थे। तो उन क्वार्टर्स में जो 4th फ्लोर पे जो लोग रहते थे, -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में 4th फ्लोर से उन्हें नीचे आना पड़ता था। नीचे आके फिर जो सामने रोड होता था उस रोड को क्रॉस करके, मतलब रोड पार करके उनको जो है टॉयलेट या वॉशरूम वगैरह वहाँ जाना पड़ता था। बहुत ही घटिया कंडीशंस में जो है वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे थे। ये आप यहाँ देख रहे होगे, उस समय फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा बन रही थी, ठीक है। तो फैक्ट्रीज टू बिकम कैन बी सीन अ सिंबल ऑफ सोशलिज्म, और फैक्ट्रीज को भी एक सोशलिज्म का सिंबल मानने लगे थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत बन रही थी
बोल्शेविक्स गवर्नमेंट के दौरान बोल्शेविक्स काफ़ी वो कर रहे थे, सोशलिज्म को स्प्रेड करने के साथ साथ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। ये जो पोस्टर आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस पोस्टर स्टेट द स्मोक फ्रॉम द चिमनी इज द ब्रीथिंग ऑफ द सोवियत रशिया, यानी कि जो ये स्मोक निकल रही है चिमनी से, ये स्मोक नहीं निकल रही है, ये बल्कि सांसें हैं सोवियत रशिया के लोगों की। यानी कि इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज हो रही थी, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो रही थी कि मतलब जो वर्कर्स काम करते थे, मतलब यहाँ पर ये दिखाया है कि इन वर्कर्स की सांसें, बहुत वर्कर्स काम कर रहे थे, क्योंकि वर्कर्स को जो है इन इंडस्ट्रीज में जो है बुरी तरीके से जो है झोंका जा रहा है, वो डॉन टू डक्स तक जो है वो काम करते रहते हैं। ठीक है, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, अभी यहाँ पर बोल्शेविक्स गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप किया था, एंड अरेंज वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटी। अगर कोई वर्कर्स है, पीजेंट है, अगर वो पढ़ने का इच्छुक है और वो पढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया था। पर्टिकुलर पर टीचर जो है सिर्फ 10 to 15 बच्चों को ही सिर्फ देखती थी। ठीक है, दूसरा था यहाँ पर क्रेंचेस वगैरह भी स्टैब्लिश किए थे, वो स्टैब्लिश इन अ फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। जैसे आपने दिल्ली, मुंबई वगैरह में, बरेली में भी है इस तरीके का देखा होगा, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ जो है दोनों जॉब पर जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में छोड़ के जाते हैं, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह पे छोड़ के जाते हैं जहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है कि वो जो वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं, वो उनके बच्चों को देखभाल करते हैं फ्रॉम द मॉर्निंग बाय 9 to 10 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक, इवनिंग तक। ठीक है, बाद में व्हेन दे कम बैक फ्रॉम द ऑफिस दे टेक देयर चाइल्ड एंड गो टू होम एंड बैक टू होम। ठीक है, तो इस तरीके के क्रेंचेस भी बोल्शेविक का, आप सोच सकते हो कि बोल्शेविक टाइम पे इस तरीके की चीज़ें भी बोल्शेविक गवर्नमेंट ने बनाई थी, लोगों को ध्यान में रख। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, हेल्थ केयर अच्छा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था, सस्ता हेल्थ केयर भी प्रोवाइड किया हुआ था। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, और वर्कर्स के लिए लिविंग क्वार्टर्स भी बनाए गए थे ताकि वर्कर्स जो है यहाँ पर आराम से रह सके। उन्होंने यहाँ वहाँ जो है, जो यहाँ काम कर रहे हैं फैक्ट्री के आसपास, वो वहीं पे आसपास रह सके, यहाँ वहाँ घर ढूंढने के लिए उन्हें जाना ना पड़े। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। अब इसका इफेक्ट तो कहीं जगहों पर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कहीं जगहों पर फैसिलिटीज़ अच्छी थी और कहीं जगहों पर फैसिलिटीज़ नहीं भी था, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, जितना हो सकता था उतना वो कर रही थी। ठीक है, तो कहीं पे प्रोवाइडेड नहीं हो पा रही थी फैसिलिटीज, तो वो लोग बोल्शेविक गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा रहे थे। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टीचर है और हार्डली शायद ये 7-8 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और एक टीचर बहुत ही कंसंट्रेट के साथ देखिए यहाँ पर पढ़ा रहा है। चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रशिया इन 1913 दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी, और इनको सोवियत यूनियन की जो है यानी कि यूएसएसआर की इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है। दूसरी आप पिक्चर देखोगे, नीचे ये वर्कर्स का डाइनिंग हॉल है, इसे जूम कर देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन 1930। तो 1930 में ये फैक्ट्रीज का डाइनिंग हॉल है। ठीक है, वहाँ पे जो फैक्ट्री होती थी उनका डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये देखिए आप बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा मेंटेन, वेल मेंटेन है, बहुत अच्छे से यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। कुछ लोग आपको यहाँ पर खड़े हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए ये कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा मेंटेन किया हुआ है सारा। वाइट आपकी देखो, आप यहाँ पे वाइट बेडशीट जो है, वाइट टेबल क्लॉथ जो है वो बिछाया हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो इतना मतलब इतना साफ सुथरा है कि शायद हमारे घरों की भी डाइनिंग टेबल इतनी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होगे कुछ मतलब जो बर्तन वगैरह हैं, सामान वगैरह है, वो भी यहाँ पर देखिए लाइन से, लाइक इन द एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स की जो डाइनिंग टेबल हुआ करती थी। ठीक है, वो लाइन से यहाँ पर बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से जो है चीज़ें जो है यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट इसका ये हुआ कि अनपॉपुलर पॉलिसी ऑफ बोल्शेविक फोर्स लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। जो कुछ पॉलिसीज थी ना बोल्शेविक्स की, कुछ तो बहुत अच्छी थी और कुछ जो है उनकी अनपॉपुलर पॉलिसी थी, मतलब लोगों को कुछ पॉलिसीज बोल्शेविक की जो है वो पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन लोकल जो गवर्नमेंट थी उसको मजबूरन बोल्शेविक्स गवर्नमेंट की ये कुछ पॉलिसीज जो थी वो मजबूरी में जो है उनको फॉलो करनी पड़ रही थी। ठीक है, हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म एक्सेट्रा। तो कुछ नोमैडिज्म जो पीपल्स थे वो इस चीज़ को जो है डिस्करेज कर रहे थे। बोल्शेविक गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज थी वो उनके अगेंस्ट जा रही थी अगर, तो वो उसको एनकरेज नहीं कर रहे थे, उसको सपोर्ट जो था वो एक तरीके से नहीं कर रहे थे। अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनैलिटीज वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर बोल्शेविक्स का विभिन्न राष्ट्रीयताओं यानी कि अलग अलग जो रीजन्स थे जो अब यूएसएसआर बन गए थे उस पर विन करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ना काफ़ी कोशिश जो थी बोल्शेविक गवर्नमेंट जो है वो करती जा रही थी। ठीक है, और आंशिक रूप से वो जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं सफल भी इन सब चीज़ों में। इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं जो दिए हुए हैं, ये मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिए। फर्स्ट है आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? राइट टू गवर्न देमसेल्फ। मतलब ऑटोनॉमी यानी कि वो लोग जो है वो अपने आप को ही गवर्न करने के लिए किसी और को राइट दिया है, या अपने आप को गवर्न करने के लिए उनके पास खुद के अधिकार हैं, मतलब वो खुद रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ऑटोनॉमी है हमारे पास। ठीक है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर हमें गवर्न करेंगे। नोमैडिज्म का जो यहाँ पर जो मतलब है, नोमैडिज्म लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू
अनदर एरिया टू अर्न देयर लिविंग। नोमैड्स आपको पता ही है, जैसे नोमैड्स हमारे इंडिया में भी होते हैं, जो बंजारे होते हैं उन्हें बेसिकली नोमैड्स कहते हैं। तो बंजारों में अलग अलग जातियाँ होती हैं, अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे हमारे एरिया में पहाड़ों पे जो होते हैं, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो ये नोमैड्स होते हैं, नोमैडिज्म जो होते हैं, ये इनको कहा जाता है बंजारास, ठीक है। और इसके अलावा गद्दीज होते हैं, बंजारास, बकरवाल होते हैं जो राजस्थान गुजरात साइड में होते हैं, ये गद्दीज बकरवाल। और इधर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा संथल, मुंडूज, झारखंड, उड़ीसा, बिहार में यहाँ पे आपको संथल, मुंडू, इस तरीके की नोमैडिज्म ट्राइब जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। 1918 से 1990 तक रशियन एम्पायर को कौन कंट्रोल कर रहा था? तो द ग्रीन जो कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, व्हाइट जो प्रो जारिस्ट थे यानी कि जार के समर्थक थे जो, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, ठीक है। Now when was Soviet Russia USSR created? तो USSR आपका कब बना? दिसंबर 1922 में, जनवरी 1922 में, दिसंबर 1921 में या सितंबर 1922 में। Now come to the Stalinism and collectivization. Stalinism और collectivization अब हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है, हम करेंगे आगे स्टॉलिनिज्म एंड कलेक्टराइजेशन। तो स्टॉलिनिज्म बेसिकली यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आप यहाँ पर जो है आपके लेनिन जो है उनकी डेथ हो जाती है, और लेनिन की डेथ के बाद जो है स्टॉलिन, जोसेफ स्टॉलिन, जो कि इनका पूरा नाम है, जोसेफ स्टॉलिन जो है अब बोल्शेविक के नए लीडर जो है करार किए जाते हैं, नए लीडर बना दिए जाते हैं, ठीक है। और ये शुरू से स्टॉलिन जो है, जोसेफ स्टॉलिन वैसे बोल्शेविक्स को ही सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको स्टॉलिन, लेनिन जो है वो स्टॉलिन को अपना करता धरता एक तरीके से कह सकते हैं, लेनिन ही इनको बना कर गए, ठीक है। सो लेनिन की डेथ के बाद स्टॉलिन, इनका पूरा नाम था जोसेफ स्टॉलिन, ठीक है। तो जोसेफ स्टॉलिन को करता धरता अपने सारे काम काज का बना के गए, और इन्होंने जो भी न्यू पॉलिसीज बनाई, एक्चुअली पहले क्या होता था ना, जो भी नई पॉलिसी, जो नया लीडर आता था उस लीडर के नाम पे, मतलब जो भी वो लीडर जो है पॉलिसीज बनाता था, तो उन पॉलिसीज को उस लीडर के नाम पे ISM लगा दिया जाता था। लाइक स्टॉलिन की जो पॉलिसीज थी, जो भी उसने बनाई पॉलिसीज, उसको स्टॉलिनिज्म कहा गया, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए, लाइक नेहरू थे, तो नेहरू की ने जो भी पॉलिसीज वगैरह स्टार्ट करी उन्हें नेहरूइज्म कहा गया। गांधी की जो पॉलिसीज थी, तो गांधी की जो भी पॉलिसीज को फॉलो करता था उसे गांधीयन पॉलिसी कहा जाता था, ठीक है, गांधीयन। तो ऐसे बड़े बड़े जो फेमस लीडर हुआ करते थे उस टाइम पीरियड में, तो उन फेमस लीडर, वो फेमस लीडर जो भी लॉ या पॉलिसीज जो भी बनाते थे, उन लॉ और पॉलिसीज उनके नाम के आगे इस तरीके की चीज़ें जो है वो लगाई जाती थी, ठीक है। गांधीयन पॉलिसी, नेहरूजियम पॉलिसी, ठीक है, स्टॉलिनिज्म, ठीक है। नाउ द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी, वो जो पीरियड था जहाँ पे इकोनॉमी को प्लान किया जा रहा था, वाज लिंक टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर जो अर्ली प्लान्ड वाली जो इकोनॉमी थी, जो की थी आपकी लेनिन की, ठीक है, ये इकोनॉमी थी आपकी लेनिन की, सॉरी, ये पॉलिसी थी आपकी जो है, ये पॉलिसी आपकी थी लेनिन की, ठीक है। तो लेनिन की पॉलिसी के वजह से इसको एक प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता था, वॉज लिंक टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर कलेक्टराइजेशन, जो एग्रीकल्चर का कलेक्टराइजेशन किया बाई स्टॉलिन के थ्रू, स्टॉलिन ने एक कलेक्टिव फार्म की पॉलिसी निकाली, जिसकी वजह से रशिया में बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुए, ठीक है। तो इस डिजास्टर्स को लिंक किया गया लेनिन की प्लान्ड इकोनॉमी के साथ, ठीक है, कि लेनिन ने जो प्लान्ड इकोनॉमी बनाई है उसके साथ हम एग्रीकल्चर का कलेक्टराइजेशन कर लें, और एग्रीकल्चर का कलेक्टराइजेशन तो हुआ, लेकिन उसके साथ डिजास्टर्स भी बहुत सारे हुए। बाई 1927 से 28 तक द टाउन्स इन सोवियत रशिया फेस्ड एन acute प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई। सो 27 से 28 तक रशिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स, ग्रेन्स की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और बल्कि रशिया जो था वर्ल्ड में 85% जो है एग्रीकल्चरल लैंड रशिया में हुआ करता था, 85% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ करता था रशिया में। उसके बावजूद आप सोच सकते हो कि रशिया में एक साल तक ग्रेन की प्रॉब्लम्स, ग्रेन की सप्लाई की प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि स्टॉलिन की ये जो कलेक्टराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाली जो पॉलिसी थी, इसके वजह से, ठीक है। थर्ड देखते हैं, गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइजेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। अभी ये जो गवर्नमेंट थी, ये कौन सी गवर्नमेंट थी? ये थी आपकी स्टॉलिन की गवर्नमेंट, ठीक है। स्टॉलिन की गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टॉलिन की गवर्नमेंट ने प्राइस जो थे, ग्रेन्स के जो प्राइस थे, वो एक जगह एक तरह से फिक्स्ड प्राइस कर दिए, ग्रेन के प्राइस फिक्स कर दिए कि इतने पे ही, मतलब 100 रुपीज़ अगर पर केजी गेहूँ जो है बिक रहा है, जिसे हम वीट कहते हैं, ठीक है, तो वो सब जगह उतने ही 100 रुपीज़ पर केजी पर ही वीट जो है सोल्ड आउट होगा, ठीक है। फोर्थ इन्होंने क्या किया? द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन्स। इसने यहाँ पर अपने ग्रेन्स को बेचने से, ग्रेन्स को सेल करने से पीजेंट्स ने मना कर दिया, ठीक है। टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देने से, गवर्नमेंट को बेचने से मना कर दिया। बायर एट दीज प्राइस, मतलब जो वो फिक्स्ड प्राइस जो स्टॉलिन ने किया, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस पे पीजेंट्स ने अपनी ग्रेन्स जो है वो गवर्नमेंट को सोल्ड आउट करने से, यानी कि बेचने से मना कर दिया। टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। गवर्नमेंट के बायर्स होते थे, यानी कि गवर्नमेंट जो थी वो अपने बायर्स को पीजेंट्स के पास बेचती थी, अपने लोगों को, यानी कि अपने उनके कुछ बायर्स उन्होंने रखे थे, उनको पीजेंट्स के पास बेचती थी।
और भेज के उनसे कहती थी कि आप इसी फिक्स्ड प्राइस पे ही ग्रेन्स लेना, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा में। लेकिन यहाँ पीजेंट्स ने जो है भाई, पीजेंट्स वहाँ के रशिया के जो थे वो बड़े चालाक थे, जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती थी वो तुरंत उनके अगेंस्ट हो जाते थे, और वो चीज़ वो नहीं मानना है तो नहीं ही मानना है। यहाँ पर रशिया के जो पीजेंट्स थे वो फ्रांस के पीजेंट्स और फार्मर्स और इन सबसे जो थे वो थोड़े अलग थे, ठीक है ना। उनको जो नहीं मानना है वो नहीं मानना। तो इन्होंने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया कि हम गवर्नमेंट बायर्स को अपने जो ग्रेन्स हैं, अपना जो अनाज है वो हम उनको इस फिक्स्ड प्राइस पे हम जो है नहीं बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हु वाज जोसेफ स्टॉलिन। अभी हम यहाँ देखेंगे कि जोसेफ स्टॉलिन बेसिकली था कौन। अच्छा, बोल्शेविक का लेनिन के टाइम पे भी और स्टॉलिन के टाइम पे भी काफ़ी बोलबाला था, बहुत फेमस था बोल्शेविक, ठीक है। बोल्शेविक का मतलब बहुत ज़्यादा रशिया में फेमस था भाई, इतनी बड़ी गवर्नमेंट बनाई, सोशलिज्म उसने इतने अच्छे से जो है स्टैब्लिश की, कर लिया, पूरी कोशिश करी उसने कई जगहों पे। हाँ, कुछ लोग उनसे इतने ज़्यादा जो थे वो खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश करी अपनी गवर्नमेंट रशिया में अपनी बहुत अच्छी सेटल डाउन करने की, ठीक है। सो काफ़ी बोल्शेविक्स का बोल काफ़ी बाला था, ठीक है। बहुत लोग जो थे बोल्शेविक से डरते भी थे। और जब स्टॉलिन जो थे वो जब लीडर बने, तो स्टॉलिन के लीडर बनने के टाइम पे बोल्शेविक जो था और ज़्यादा पावरफुल हो गया था, बहुत पावरफुल हो गया था। स्टॉलिन वो था जिसने लेनिन के बाद पूरी पार्टी को हेड किया, लीड किया, इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर। इसने क्या किया, एक फर्म इमरजेंसी मेजर्स किए। तो स्टॉलिन जब गद्दी पे आया ना, ये आप पिक्चर यहाँ पर देख रहे हो, इसके बाद बोल्शेविक से लोग और डरने लगे, क्योंकि ये इसने फिर वही अपने उसी तरीके से जो पास्ट में अब तक जार के टाइम पर और बाकी जो कंजर्वेटिव थे, मोनार्की थे, उनके टाइम पे ना जो रशिया में चलता आ रहा था अब तक, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसी, सारा कुछ नोबिलिटी को देना, सारा कुछ किंग्स को देना, किंग्स का सारा अधिकार होना, नोबल्स का पूरे लैंड पे अधिकार होना, पीजेंट्स को कुछ नहीं देना, जो है उनके खिलाफ जो है उसे मार देना एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें। तो ये भी कुछ हल्का फुल्का भी हम पढ़ेंगे ये किस तरीके का था, ठीक है, लेकिन बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो इसके टाइम पे लोग जो थे बोल्शेविक पार्टी से बहुत ज़्यादा डरते थे, स्टॉलिन से बहुत डरते थे। इवन इतना ज़्यादा डर था स्टॉलिन का कि इसकी डेथ के बाद जो है वो जब रशिया में, पूरे रशिया में पता चला कि स्टॉलिन की डेथ हो गई है, तो बहुत सारे लोगों ने जो है ना इसकी डेथ पे बिलीव नहीं किया कि हाँ वाकई स्टॉलिन मर गया। तो 48 आवर्स तक जो लोग इसके बेडरूम में जहाँ पर ये मरा है, जहाँ पर ये लेटा हुआ था, उसके आसपास जो लोग खड़े हुए थे, उन्होंने इसको 48 आवर्स तक छुआ तक नहीं, टच तक नहीं किया कि अगर कहीं हमने छुआ और ये उठ के एकदम से खड़ा हो गया तो हमारा तो क्या ही हाल होगा, वो तो कुछ मतलब पता ही नहीं है। मतलब इतना डर था बोल्शेविक पार्टी का और लेनिन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर था। तो ये क्या बिलीव करता था, ये बिलीव रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर इन द कंट्री साइड्स वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। यहाँ पर ये मानता था कि जो रिच पीजेंट्स है और जो ट्रेडर्स है वो कंट्री साइड में, कंट्री साइड इनका बॉर्डर एरिया होता था और वो कंट्री साइड ज़्यादातर विलेज होते थे, उन्हें हम ग्रामीण इलाके भी बोल सकते हैं, प्रॉपर विलेज होते थे कंट्री साइड में, ठीक है। तो ये कह रहा था कि जो रिच पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ये व्यापारी और जो अमीर किसान है, बहुत अमीर अमीर किसान भी होते थे, रिच पीजेंट्स भी होते थे, ठीक है। तो ये रिच पीजेंट्स और जो व्यापारी हैं ये ऊंची कीमत जो दी जा रही है, इतने हायर प्राइजेस में जो है क्या कर रहे हैं, उसकी उम्मीद से जो है ये सारा का सारा स्टॉक जो है ग्रेन्स का सारा स्टॉक अपने पास जमा करके रख रहे हैं, ऊंची प्राइजेस मतलब ऊंची कीमतों के कहते हैं ना होप में, उम्मीद में कि जब भी शहर में जब ग्रेन्स की कमी होगी तब हम यही ग्रेन्स को हायर प्राइस में जो है वहाँ मार्केट में निकालेंगे। इसलिए ये ऊंची कीमतों की उम्मीद पर सारा का सारा स्टॉक भर के रख रहे थे अपने पास। और स्पेकुलेशंस ये लगाई गई हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाई कॉन्फिस्केटेड, यानी स्पेकुलेशन यानी अटकलें ये थी कि अटकलों को रोकना पड़ा और आपूर्ति जमा करनी पड़ी, ठीक है। तो ये जितनी अटकलें थी इन सबको रोकना पड़ा और इसने क्या किया, अपनी तरफ से जितनी भी आपूर्ति लोगों ने करी थी, पीजेंट्स और ट्रेडर्स ने जितना इकट्ठा किया था वो सबको जो है इसने जब्त कर दिया था, ठीक है। ये है यहाँ पर इसका मीनिंग। अच्छा, कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो स्टॉलिन के टाइम पे ये यूज हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है कुलाक्स। कुलाक्स जो था वो होते थे आपके नेम ऑफ अ वेल टू डू पीजेंट्स। वेल टू डू पीजेंट्स यहाँ पे मतलब है जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। वेल पीजेंट्स बहुत, जिनके पास ज़मीनें होती थी, लैंड बहुत ज़्यादा होता था, साथ ही साथ उनके पास मनी पैसा भी बहुत है उनके पास, तो उनको कुलाक्स की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। ये इसने कुछ कैटेगरीज बनाई थी, गया कोलगोज कलेक्टिव फार्म्स, यानी कि जो कुछ काफ़ी लैंड था। स्टॉलिन की जो ये पॉलिसी थी, स्टॉलिन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जितना भी लैंड था उस सारे लैंड को ये कलेक्ट करके उसमें फार्मिंग करवाना चाहता था कि जितना भी लैंड है, जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पीजेंट्स, बड़े बड़े पीजेंट्स अपना अपना लैंड जो है जो कल्टिवेट कर रहे हैं, वो ऐसे ना हो कि वो सब लोग जो है कलेक्टिवली जो है लैंड को एक मतलब कलेक्ट कर दे, सारे के सारे एक जगह कलेक्ट कर दे और कलेक्ट करके फिर जो है उसमें जो है प्रोडक्शन वगैरह या कल्टीवेट करें, ठीक है। डिपोर्टेड का मतलब है यहाँ पर एक और वर्ड है फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री, अपनी खुद की कंट्री से कुछ लोगों को हटा देना, रिमूव कर देना। एग्जाइल का मतलब होता है फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, मतलब वो अपनी ही कंट्री से दूर रखना, ठीक है। लिव्स अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री मतलब हम अपनी कंट्री में जाना चाहते हैं लेकिन वहां पर हमारे लिए जो है रोक लगा रखी है कि हैं हम उसी कंट्री के, हम थोड़े टाइम के लिए कहीं और चले गए थे, हमें अपनी ही कंट्री में आने से रोक देना। मेजर्स अडॉप्टेड, अब इन्होंने क्या मेजर्स जो है अडॉप्ट किए, इनका क्या
मानना था कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, इन्होंने क्या मेजर्स अडॉप्ट किए। 1928 में पार्टी मेंबर टॉर्चर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया था ना, पार्टी मेंबर्स ने यानी कि बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने उन जगहों पर लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कोलाक्स पे, यानी कि जो रिच पीजेंट्स और फार्मर थे उन पे रेड मारना शुरू कर दिया। रेड मार के उनके पास जितना भी सारा ग्रेन था वो स्टॉलिन ने जब्त करवा लिया। एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन, और फोर्सफुली सारा का सारा ग्रेन जो है कलेक्ट करवा लिया अपने पास, सब कुछ जब्त करवा लिया। आप ये सोच लो, ठीक है। एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वर टेकन टू कलेक्टिव फार्म, जो ये कलेक्टिव फार्म का जो डिसीजन लिया स्टॉलिन ने, इससे कोई खास फायदा तो हुआ नहीं इस डिसीजन से, और साथ ही साथ क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स की जो शॉर्टेज थी वो कंटिन्यू बनी ही रही। कोई खास इससे कोई फायदा नहीं हुआ, कलेक्टिवलाइज फार्म से कोई खास फायदा नहीं हो रहा था इन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट वाज आर्ग्यू ग्रेन स्टोरेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, मतलब ये इसका आर्ग्यू था, इसका कहना था, स्टॉलिन का कहना था कि ये जो शॉर्टेज हो रही है, ग्रेन की जो शॉर्टेज हो रही है, वो शॉर्टेज इसलिए हो रही है क्योंकि हर किसी के पास छोटा स्मॉल साइज में लैंड होल्डिंग है, छोटा लैंड है, तो उससे थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा है और इसकी वजह से शॉर्टेज। 1917 के बाद लैंड हैड गिवन ओवर टू पीजेंट्स, लैंड जो है वो पीजेंट्स को दिया गया। दीज स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, लेकिन था क्या, जो स्मॉल साइज वाले जो लैंड थे पीजेंट्स के पास, जो पुअर पीजेंट्स थे, पुअर फार्मर्स थे, उनके लैंड को मॉडर्नाइज्ड किया ही नहीं गया था अभी तक। कोई मॉडर्नाइज मशीन, मॉडर्नाइज चीजें अभी तक कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया गया। देखते हैं, एलिमिनेशन ऑफ कुलाक्स वाज नेसेसरी। अब इन्होंने सोचा कि कुलाक्स हैं, जो रिच पीजेंट्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, वो जरूरी है। इसलिए यहाँ पर लिखा है एलिमिनेशन, उनको खत्म कर दिया, कुलाक्स को हटा दिया। एलिमिनेशन वाज नेसेसरी टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए एंड रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस, और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन के साथ साथ वो चाहता था जो फार्म है, जो एग्रीकल्चर है, वो मॉडर्न होते चले जाएं, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइन विद मशीनरीज एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म, स्टेट जो है एक बड़े फार्म को कंट्रोल कर सकता है। स्टेट मतलब जो रशियन स्टेट है, ठीक है, उस समय कंट्री नहीं कहा जाता था, स्टेट कहा जाता था, यानी रशियन गवर्नमेंट जो है बड़े फार्म को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन छोटे लैंड को कब तक कहां तक देखेगा, ठीक है। सो यानी कि फार्म को इंडस्ट्री में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों को मशीन्स के साथ आगे उनको डेवलप्ड करते रहना, ठीक है, ये है यहाँ पर इनका कहना। तो फ्रॉम 1929 में पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, तो ये जो पार्टी थी आपकी नई पार्टी, जो स्टॉलिन की जो पार्टी थी, इसमें इन्होंने, मतलब स्टॉलिन जो थे अब बोल्शेविक के लीडर थे, तो बोल्शेविक्स ने कहा कि भाई जो फार्म है वो कलेक्टिवली सारे जो पीजेंट्स हैं वो इकट्ठे फार्म में जो है वो अब काम करेंगे। ये बोल्शेविक्स की नई रणनीति थी, जिसे आप कह सकते हो। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफर टू ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। जितना लैंड का बल्क था, बल्क ऑफ लैंड, और जितने इंप्लीमेंट्स थे यानी कि जो औजार वगैरह थे, वो सारा का सारा इन्होंने ट्रांसफर कर दिया गया ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। कलेक्टिव फार्म के जो ओनरशिप बनाए थे, यानी कलेक्टिव फार्म के जो ओनर्स बनाए थे, तो वो लैंड और सारे टूल्स, औजार जो भी होते हैं फार्म में वो करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में सारे जो टूल्स यूज होते हैं, उन सबको इन्होंने जो कलेक्टिव फार्म के जो ओनर्स बनाए थे, जो मालिक बनाए थे, उनको ट्रांसफर कर दिया। वर्क ऑन लैंड, पीजेंट्स जो थे लैंड पर वर्क करते थे, एंड द कोलकोस प्रॉफिट वाज शेयर, और कोलकोस का जो प्रॉफिट होता था वो शेयर किया जाता था। कोलकोस क्या है वो आपको प्रीवियसली मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, वो सारा कुछ शेयर होता था। एनरेज पीजेंट्स रेसिस्ट द अथॉरिटी एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइवस्टॉक, यानी कि जो क्रोधित किसान थे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। इसके वजह से किसान जो थे इन सारी चीजों की वजह से पार्टी ने जो चेंजेस की, इसकी वजह से बहुत गुस्से में आ गए, और इन्होंने क्या किया, जो लाइवस्टॉक्स तक डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि जो इन पूरा खत्म कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, मार दिया होगा या जो भी कुछ किया होगा, ठीक है, यानी कि सिंपल एज की डिस्ट्रॉय होते हैं। बिटवीन 1929 से 1931 तक द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3, और जो पीजेंट्स थे ना, इतने सारे कैटल्स बर्बाद किए, इतने सारे कैटल्स को जो है खत्म किया कि उससे हुआ क्या कि 1/3 कैटल्स जो थे लाइव स्टॉक करीब खत्म हो चुके थे। दोज हु रेसिस्ट कलेक्टिवलाइजेशन वर सिवियरली पनिश्ड, मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। कलेक्टिवलाइजेशन के खिलाफ थे, जो इसके अगेंस्ट थे कि भाई सारे छोटे लैंड के जो पीस हैं वो एक लैंड का पीस नहीं होना चाहिए, तो उनको क्या किया इसने, स्टॉलिन ने जो है, या स्टॉलिन की पार्टी ने कईयों को जो है पनिश किया, बहुत सारे लोगों को पनिश किया, कई लोगों को डिपोर्टेड कर दिया, कई को एक्साइल्ड कर दिया, ठीक है। इसमें होता है निर्वासित कर दिया, या उनको जो है यहाँ से बाहर कर दिया, मतलब रशिया कंट्री से जो है उनको बाहर कर दिया। सो पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच, जो वो पीजेंट्स है ना, वो जो कुलाक्स थे, जो रिच पीजेंट्स को उसने कुलाक्स की कैटेगरी में डाला था, और साग डालने के बाद उनको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। सो पीजेंट्स ने ये आर्ग्यू किया, पीजेंट्स ने ये तर्क दिया, देते हुए उन्होंने कहा कि वे अमीर नहीं थे और ना ही वो सोशलिज्म के अगेंस्ट थे, वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। वो एक कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहते थे, और इस काम ना करने के पीछे उनके अपने
अपने खुद के बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। सो ये उनका कहना था कि उनके अपने खुद के रीजंस हैं। सो स्टॉलिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, कुछ लोगों को इसने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने के लिए अलाउ कर दिया, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर अनसिंपैथेटिकली, लेकिन जो अकेले कल्टीवेशन कर रहे थे, अपने अपने पूरे पूरे लैंड में अकेले कल्टीवेट कर रहे थे, उनके साथ बड़ा ही अनसिंपैथेटिकली व्यवहार करता था ये, मतलब कि उनके साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। एक तो परमिशन भी दे दी, फिर उनके साथ गलत व्यवहार भी करता था। ओके, इन स्पाइट ऑफ कलेक्टराइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, कलेक्टराइजेशन करने के बाद भी रशिया में स्टॉलिन द्वारा वहां पर प्रोडक्शन फिर भी इंक्रीज नहीं हुआ, यानी फार्म में जो प्रोडक्शन हो रहा था, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो कि रशिया जो था 85% डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, लेकिन फिर भी स्टॉलिन के टाइम पे प्रोडक्शन इतना ज्यादा एग्रीकल्चर में नहीं हो रहा था। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 टू 33, 1930 से 33 तक इतना खराब हार्वेस्ट हुआ वहां पर रशिया में, लेड to one of the most devastating famine in Soviet Russia when over 4 million died, यानी कि 4 मिलियन पीपल उस हार्वेस्ट में, यानी उस फेमाइन में, मतलब हार्वेस्ट इतना गंदा हुआ, हार्वेस्ट यानी कि फसलों की कटाई को जो है उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। लेकिन वहां पे प्रोडक्शन ही इतना अच्छा नहीं हुआ, जब फसल काटी गई तो इतना फसल आई नहीं, इतना प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, और तो और बल्कि इतनी कमी हुई रशिया में क्रॉप्स की, ग्रेन्स की इतनी कमी हुई कि वहां पे फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, और वो ऐसा सूखा पड़ा कि 3 साल तक वहां पे खाने के लिए खाना नहीं हो पाया सोवियत यूनियन ऑफ रशिया में, एंड व्हेन ओवर 4 और करीब 4 मिलियन पीपल्स जो थे वहां पर मारे गए, डाइड हो गए, मर गए। स्टालिन्स ओन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड द कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलेक्टराइजेशन। अब स्टालिन की जो खुद की गवर्नमेंट थी, यानी स्टालिन बोल्शेविक पार्टी के लीडर बन गए थे, बोल्शेविक गवर्नमेंट में थी, यानी बोल्शेविक जो थी रशिया की सत्ता में थी, रशिया में गवर्नमेंट बनाई हुई थी, उसी गवर्नमेंट में, बोल्शेविक की ही गवर्नमेंट में सिर्फ बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स ही नहीं और भी मेंबर्स थे, तो उसी बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स में गवर्नमेंट के अंदर जो और मिनिस्टर्स थे वो लोग अब इनके कामों को क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है। स्टालिन के काम को क्रिटिसाइज करने लगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी के अंतर्गत जब आपने इतना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इतना सब कुछ प्लान बनाया है, फिर भी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन क्यों, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलेक्टराइजेशन। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी कलेक्टराइजेशन किया, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ रहा, इंडस्ट्रीज में भी प्लान्ड इकोनॉमी बनाई, लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्रीज में भी प्रोडक्शन नहीं अच्छा हो रहा। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, और स्टालिन को जो फेवर करते थे, ठीक है, सिंपैथाइजर इसलिए लिखा है, यानी कि जो उसको फेवर करते थे, उसकी उस पर बहुत चमचागिरी या बैटरिंग करते थे, उन्होंने जो क्रिटिक्स थे, जो स्टालिन और स्टालिन की इन नीतियों के जो खिलाफ बाद में बोले, तो वो जो उनके क्रिटिक्स थे उनके लिए स्टालिन के सपोर्टर्स ने ये कहा कि भाई ये जो है किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी है और बोल्शेविक पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, स्टालिन को बदनाम किया जा रहा है। स्टालिन ने इतने प्लान्ड तरीके से इकोनॉमी को बनाया, प्रेजेंट किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए कलेक्टराइजेशन किया, तो ये जो बुरी बुरी जो बातें बोल रही है, जो क्रिटिक्स जो निकल के आ रहे हैं, ये सब प्लान्ड है, हमारी पार्टी को गिराने के लिए ये प्लान किया जा रहा है। एक्यूजन्स वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे एक्यूजन्स लगाए जा रहे थे इन लोगों के ऊपर, बोल्शेविक पार्टी के ऊपर, स्टालिन के ऊपर, कि भाई ये ठीक नहीं है, इस तरीके की ये नीतियां निकालना ठीक नहीं है, कलेक्टराइजेशन ठीक नहीं है, इंडस्ट्रियल कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या फायदा नीतियां या चेंज करने का या पॉलिसीज, रूल्स, लॉज नए नए बनाने का। 1939 में ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन और लेबर कैंपर्स, मीन्स टू से जितने एक्यूजन्स इनके ऊपर लगाए जा रहे थे स्टालिन और उनकी पार्टी के ऊपर, जो जो कुछ भी कर रहा था, तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सबको वही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के टाइम पे हुआ था जब वो नेता बन के आया, ठीक है, तो इन जो जो लोगों ने इनके ऊपर एक्यूजन्स लगाए, उन्होंने करीब 2 मिलियन लोगों को उठाया और उठा के जेल में डाल दिया। अच्छा, साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्होंने पकड़ के उनको टॉर्चर किया, परेशान किया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उनको इतना टॉर्चर किया कि उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम में उनको जो है फंसू के, ठीक है, उनको टॉर्चर करके और उनको देवर एग्जीक्यूटेड, यानी उन्हें मार दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब ये सब कुछ जितना कुछ रशिया में हुआ, सोशलिज्म हुआ और क्या कहते हैं, लेनिन आए, बोल्शेविक पार्टी बनी, मेंशेविक पार्टी बनी, मेंशेविक माइनॉरिटी थी, बोल्शेविक मेजॉरिटी थी, उससे पहले जार ने जो कुछ किया, जार के पीरियड में जो कुछ हुआ, सोशलिज्म स्प्रेड हुआ, नेशनलिटी, लिबरल्स, ठीक है, जितना भी आपने इस चैप्टर में जितना कुछ अब तक पढ़ा आपने, कंजर्वेटिव्स आए, रेडिकल्स आए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच थी, ठीक है। सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर रशिया में जो है एग्रीकल्चर पे पड़ा था, पीजेंट्स पे, वर्कर्स पर जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। अब इन सारी सिचुएशन के होने के बाद फाइनली स्टालिन आए, क्योंकि लेनिन की डेथ हो गई, लेनिन की डेथ के बाद फिर स्टालिन आए, उन्होंने अपनी नई रणनीतियां बनाई, ठीक है, रशिया को लेकर, नेता बन गए, अब वो बोल्शेविक के लीडर बन गए, रशिया के नेता बन गए, ठीक है। कई चीजें लेनिन के टाइम पे तो ये था कि लेनिन ने कई चीजें जो है बहुत अच्छी करी, कहीं पर वो कहीं चीजों पर वो डेवलपमेंट कर नहीं पाया, लेकिन उसने ज्यादातर मैक्सिमम उसने कई चीजें बहुत ज्यादा अच्छी ही करी, ठीक है। अब इन सारी चीजों का जो है ऑल ओवर रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, यानी कि बाकी जो देश थे जो वो देख रहे थे कि रशिया में क्या हो रहा है, जैसे कि आज भी लोग देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में आपस में क्या हो रहा है। हुआ कि एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक टुक पावर एंड केप्ट इट।
था कि ऑल ओवर पूरे यूरोप में, ठीक है, ये जो भी रशिया में हुआ, बोल्शेविक पार्टी बनी, लेनिन ठीक ठाक अच्छा सही काम कर रहे थे इन कंपैरिजन टू स्टॉलिन के, लेकिन स्टॉलिन ने बोल्शेविक पार्टी को पूरा बेकार कर दिया। तो बोल्शेविक पार्टी ने जिस तरीके से रशिया में सत्ता को संभाला, पार अपने हाथ में रखी और जिस तरीके से रखा, पार को अपने हाथ में रखा और जिस तरीके से सत्ता चलाई इतने सालों तक, ठीक है, तो बोल्शेविकों के सत्ता संभालने और उसे अपने पास रखने के तरीके को पूरी तरह से पूरे यूरोप की कंट्रीज जो थी वो एक्सेप्ट, यानी कि आप कह सकते हो स्वीकार नहीं करती थी, ठीक है। मींस टू इन शॉर्ट की बोल्शेविक का तरीका यूरोपियन कंट्रीज को टोटली समझ में नहीं आया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम इसमें देखेंगे, हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मींस कि वर्कर्स जो थे, वहां के वर्कर्स अपने राज्य को जिस तरीके से देखना चाहते थे कि हमारा राज्य, हमारा देश, हमारी कंट्री इस तरीके से होनी चाहिए, पीपल्स की जो इमेजिनेशन थी, ठीक है, इससे क्या हुआ, दुनिया भर के लोग भी जो है उसी तरीके की कल्पनाएं करने लगे कि भाई हमारी कंट्री भी श्रमिक लोगों के हाथों में होनी चाहिए, हमारी कंट्री की सत्ता जो है, हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, मतलब वर्कर्स जो है वो देश को चला। थर्ड होता है इसका, इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड। इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट यही हुआ रशियन रेवोल्यूशन का, और जो यूएसएसआर बन गया था कि बहुत सारी कंट्री ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाने का ये जो सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी को अपनाया, ठीक है, ये सिस्टम को अपनाया, नई टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। कम्युनिस्ट एक टाइप की गवर्नमेंट थी, ठीक है, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, वहां पर मोनार्की चलती है, लेकिन वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी भी वर्क जैसा उनके हिसाब से जैसा होता है, जैसा होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से उस काम को वो लोग जो है करते हैं, ठीक है। नाउ स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म बाय बोल्शेविक। अब इसके बाद क्या हुआ, बोल्शेविक ने सोशलिज्म को स्प्रेड करना का भी बीड़ा बोल्शेविक्स ने उठा रखा था, ठीक है। द बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। जो कॉलोनियल पीपल्स थे, यानी कि लाइक जैसे ब्रिटेन था, उसने अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, तो ब्रिटेन जैसी कंट्रीज को बोल्शेविक ने, ब्रिटेन के अलावा और भी बहुत यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, तो उन कंट्रीज को बोल्शेविक्स ने जा जाके बोला कि भाई हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी आप फॉलो करके देखिए, ये बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द रशिया, रशिया से बाहर जो नॉन रशियंस पीपल थे, पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920। तो 1920 में पूरी एक कॉन्फ्रेंस हुई आपकी, और उस कॉन्फ्रेंस में जो नॉन रशियंस थे, यानी कि जो रशिया से बाहर के जो लोग थे, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। बोल्शेविक द्वारा स्थापित कॉमिंटर बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ। ओके, सो यहाँ तक आते आते अब बोल्शेविक्स ने क्या किया था, बोल्शेविक्स ने अपनी एक इंटरनेशनल पार्टी बना ली थी, ठीक है, और ये उनकी बोल्शेविक पार्टी का, क्योंकि कम्युनिस्ट थे वो लोग, ठीक है, कम्युनिज्म को ज़्यादा बिलीव करते थे, कम्युनिज्म को ज़्यादा मानते थे, ठीक है, कम्युनिज्म, ठीक है, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का जो साइन होता है ना, ये मेन ये होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये हसिया होता है किसान का, और ये उसकी हथौड़ी या जो कुल्हाड़ी टाइप जो भी होता है जिससे खुदाई करते हैं, ठीक है, ये वो है, ठीक है। सो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बेसिकली वर्क किसके लिए करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली पीजेंट्स के लिए वर्क करती थी। फॉर द आउटब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्ट्रेचर। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक होने से पहले, ठीक है, स्टेटस दिया सोशलिज्म को यूएसएसआर ने, यूएसएसआर यानी कि व्हाट ऑब्वियस रशिया ने सोशलिज्म, ये जो वर्ड था ना, ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इसको स्प्रेड कर दिया था। अब लोग जो है वो सोशलिज्म के बारे में बहुत कुछ जो है लोग जानते थे, ठीक है, काफी कुछ। एंड नाउ आई थिंक सो नाउ यू कैन बी अ वेरी क्लियर दैट व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म इज बेसिकली सोसाइटी बेस्ड ऑन पीपल, ऐसी सोसाइटी हो जो कि बेस्ड हो पीपल पे, ठीक है, बेस्ड ऑन पीपल फर्स्ट। दूसरा सोशलिज्म कि जो सोसाइटी में जो स्पेशली जो वर्कर्स हैं, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट जो सोशल ओनरशिप्स हैं, ठीक है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि उस कंट्री में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का जो काम है वो कौन कर रहा है, प्रोडक्शन का काम वहाँ पे करते हैं आपके वर्कर्स। तो वर्कर्स के बेस, वर्कर पर बेस जो है वो सोसाइटी होनी चाहिए, वर्कर पर बेस वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, आर ओन्ड बाई वर्कर्स रादर देन द प्राइवेट बिजनेस। तो इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं, और इकोनॉमी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की वजह से चलती है, एग्रीकल्चर की वजह से चलती है, तो वो इकोनॉमी में कोई प्राइवेट ओनर, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, सारा कुछ लैंड वगैरह जितनी चीजें होती थी वो प्राइवेट ओनरशिप्स के पास होती थी, प्राइवेट लोगों के पास होती थी, लैंड प्राइवेट होते थे, वो प्राइवेट ना होकर वो लैंड पर जो मालिकाना हक होना चाहिए वो वर्कर्स का होना चाहिए या पीजेंट्स का होना चाहिए। तो वर्ल्ड व्यू ऑन रशिया, अब पूरी दुनिया का व्यू क्या था रशिया को लेकर,
Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the idea of the Russian Revolution. Russian Revolution जिस वजह से हुआ, लेकिन USSR में जो नई गवर्नमेंट बनी, वो नई गवर्नमेंट जो है रशियन रेवोल्यूशन जिस रीजन की वजह से हुआ, उस नई गवर्नमेंट ने उन चीजों को नॉट इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन में जो आइडिया डाला गया था रशियन गवर्नमेंट ने, यानी कि बोल्शेविक्स के जो लीडर्स थे, उन्होंने उन मेन आइडियाज को ध्यान में रखकर जो है चीजें नहीं करी उन लोगों ने। इट वाज एक्नॉलेज विद इन द कंट्री। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो गवर्नमेंट का स्टाइल ऑफ वर्किंग था यूएसएसआर में, जिस रीजन की वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि यूएसएसआर में जो गवर्नमेंट बनी, स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट की जो शैली थी, वो रूसी क्रांति जिस आदर्शों पर हुई थी, रूसी रशियन रेवोल्यूशन जिस वजह से हुआ था, उसके अनुरूप नहीं थी, ठीक है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन, ठीक है। अब विश्व में समाजवादी आंदोलन जो हो रहे थे, उसमें उन्होंने भी ये माना गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक नहीं है, मतलब अभी भी, क्योंकि बोल्शेविक्स थे, स्टॉलिन वर्क कर रहे थे वहां पे, तो उन लोगों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया अभी भी। लेकिन रशिया में जो चीजें जो है ना, वो सोवियत यूनियन में सही नहीं है। अब बैकवर्ड कंट्री हैड बिकेम अ ग्रेट पावर, वो एक बैकवर्ड कंट्री थी रशिया, जो कि अब ग्रेट पावर उभर के बन के आ गई थी। एक पिछड़ा देश एक महान शक्ति बन गया था। बैकवर्ड थी क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड थी टोटली, लेकिन अब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, वर्कर्स, उन्होंने इतना अपने यहाँ के लोगों को परेशान किया कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया कि अब वो एक महान ग्रेट कंट्री बन के आ चुका था, जो कि आज भी रशिया जो है टू बी कॉल्ड द वन ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका से इसलिए वो टक्कर ले सकता है। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। तो ये एक ऐसी कंट्री थी जहां पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था, बाद में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, एग्रीकल्चर भी बाद में डेवलप हो रहा था, लेकिन साथ साथ में डेवलपमेंट होने के साथ साथ ये एक ऐसी कंट्री रही जहां पे इन्होंने गरीबों को खाना भी खिलाया, गरीबों को फेड भी किया, उनके मतलब भूखे पेट भी इन लोगों ने भरे। ये पॉइंट्स हैं। इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन, बट इन्होंने कुछ ऐसे एसेंशियल राइट्स थे, कुछ ऐसे एसेंशियल फ्रीडम्स थे जो स्टॉलिन ने सिटीजन्स को देने के लिए मना कर दिया। कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज, और अपने ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था स्टॉलिन चला रहा था, वो चलाता रहा और इसने बहुत सी अपने प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए कई ऐसी रिप्रेसिव पॉलिसी बनाई। रिप्रेसिव, जहां पर रिप्रेसिव पॉलिसी मीन्स टू से जहां पर लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। दैट बाय द एंड of the 20th century the international reputation of the USSR as a socialist country had declined। अब नेचुरल सी बात है, बाय द एंड ऑफ द 20th century, अब जब आप रिप्रेसिव पॉलिसी इतनी सारी बनाओगे और उन रिप्रेसिव पॉलिसी में लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है, पहले तो इसने चल जो भी किया, स्टॉलिन ने पहले जितना भी परेशान करना था वो कर लिया, ठीक है, उसके बावजूद भी रिप्रेसिव पॉलिसी बनाते गए। एंड ऑफ द 20th century यानी कि 19 आप रख लो 90 के आसपास, एंड ऑफ द 20th century हो रहा था। द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। सोशलिस्ट कंट्री होते हुए रशिया की जो रेपो थी, जिसे आप कह सकते हो, रशिया की रेपो जो थी वो ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो थी, वो इसकी रेपुटेशन जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी एज अ सोशलिस्ट कंट्री। कि भैया कहने को तो ये सोशलिस्ट कंट्री है, कहने को भाई वर्कर्स को सारे अधिकार मिलने चाहिए, पीजेंट्स जो है उनको अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, लैंड को अभी भी लैंड जो है कलेक्टलाइजेशन वाला ही जो है वो प्रोसेस अभी भी चल रहा था वहां पर, ठीक है। प्रोडक्शन नो डाउट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट हो रहा था, वो चीज वर्ल्ड भी देख रहा था, ठीक है, पूरी दुनिया देख रही थी कि यूएसएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री है और सोशलिस्ट कंट्री होने के बावजूद भी इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से यूएसएसआर की रेपुटेशन जो थी वो डिक्लाइन होती गई। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ अ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ अ डिफरेंट वे। लेकिन हर कंट्री में जो सोशलिज्म का ये जो आइडिया था, ठीक है, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ये सोशलिज्म का जो आइडिया था वो रीथॉट यानी कि अब क्योंकि यूएसएसआर की जो रेपो थी वो डिक्लाइन हो गई, तो रेपो उसकी डिक्लाइन हो गई, उसकी इज्जत कह सकते हैं कि बेकार हो गई, तो जिसके वजह से जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कंट्रीज थी, पीपल थे, वो अब सोशलिज्म को लेके जो है ना, सोशलिस्ट को लेके, सोशलिज्म को लेके वो रीथॉट करने लगे, यानी कि दोबारा सोचने लगे कि भाई हमें ये सोशलिज्म अपनी कंट्री में हमें लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको लेकर भी जो है अब वैरायटी ऑफ थिंकिंग सी, लोगों का डिफरेंट वे था, लोग अलग अलग तरीके से सोशलिज्म को देखने लगे थे। नेक्स्ट आपके आते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो व्हाई वाज एलिमिनेशन ऑफ कुलाक्स नेसेसरी अकॉर्डिंग टू स्टॉलिन। स्टॉलिन के अकॉर्डिंग कुलाक्स को खत्म करना जरूरी क्यों था? टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, रन देम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस विद मशीनरीज, एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से जो भी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स
एज इट इज हमने इसी पूरी पीडीएफ में बनाए हुए हैं। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको टॉपिक, वो जिस टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है उस टॉपिक में आप वो आंसर्स फाइंड आउट करोगे, आपको एज इट इज मिल जाएगा, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। नाउ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन बिफोर 1905। 1905 से रशिया की क्या पोजीशन थी, सोशल इकोनॉमिक किस तरीके की इसकी पोजीशन थी। तो सोशल कंडीशंस अलग दिया हुआ है, सोशल चेंजेस करके दिया है टॉपिक, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग दिया है, पॉलिटिकल कंडीशंस अलग दिया है। तीनों के आप 3 पॉइंट्स लिख देंगे, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन जाएगा। और बिफोर 1905 आपको इसमें बताने हैं। और इसी तरीके से बाकी भी क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से ईजिली हो जाएंगे। आप चैप्टर को इस पीडीएफ से बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा बहुत अच्छे से, और समझ में भी आया होगा आपको अच्छे से। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और चैप्टर अगर आपको अच्छे से पसंद आया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 9th में, 10th में, उनको आप इस चैनल से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको पढ़ाते हैं 8th, 9th, 10th, 11th की सोशल स्टडी, और 6th, 7th की भी सोशल स्टडी इस चैनल पे चलती है, जो कि आपकी 6 to 10th फॉर आपकी IAS, UPS और PCS एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी है। और 11th, 12th ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस है। 11th, 12th की लेक्चर्स जो है हम बहुत जल्द, कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, कुछ आगे हम अभी कंटिन्यू लेकर आने वाले हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए दिस इज द ओनली वन चैनल यू हैव टू बी सब्सक्राइब। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको ह्यूमैनिटीज़ के चैप्टर, स्पेशली ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके आने वाले जो भी लेक्चर्स हों, जो भी हम वीडियोस डालते हैं, और नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर पे कौन सा वीडियो चाहिए, वो आप मुझे यहाँ पर जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कुछ जो लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन दिया है, ये भी कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के भेजिएगा मेरे को, ठीक है। सो टिल देन, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।